नमस्कार दोस्तों, आकाशदीप एजुकेयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स की क्लास देख रहे हैं। कौन से महीने की करंट अफेयर? फरवरी 2025। फरवरी की जो है करंट अफेयर्स देख रहे हैं। जैसा कि साफ दिख रहा है, स्कूल व्याख्याता 2025 प्रथम प्रश्न पत्र। हमारी ये जो क्लास है प्योरली स्कूल व्याख्याता के सिलेबस पे बेस्ड क्लास है। अभी जैसे ही आप अगली स्लाइड में मूव करेंगे, हम पता चलने लग जाएगा कि यार हमारा जो अप्रोच है वो स्कूल व्याख्याता का है। ये नहीं कि जो है सारी चीजें दूसरे कंपटीशन के हिसाब से, बट दूसरे एग्जाम्स के जो स्टूडेंट्स है वो भी यहां से पढ़ करके 80% तक करंट अफेयर्स कर सकते हैं। हमारी टैगलाइन देखिए क्या है, अब पढ़िए स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट तरीका कौन सा होता है? ये केवल लिखने के लिए नहीं है। जैसे ही हम क्लास के अंदर जाएंगे हमें पता चलेगा कि यार वास्तव में किस तरीके से करंट अफेयर्स के हमारे जो है 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 10। तो 10 में से किस तरीके से 7-8 क्वेश्चन इजी गोइंग हम कर सकते हैं स्मार्ट वे से। ठीक है, आगे देखें नोट्स। तो इस करंट अफेयर्स की जो क्लास है इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे हैंड रिटन, जो पूरी क्लास लूंगा मैं उसके हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब भी क्लास अपलोड के बाद सेकंड रिवीजन। हमारा जो मेन मोटो रहेगा क्लास में कि पिछली क्लासेस में बहुत ज्यादा जो गैप हुआ है हमारे, उसको साथ में हम क्या करने की कोशिश करेंगे? रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, हमारा जो फोकस रहेगा वो उलूल जुलूल तरीके के पुरस्कार वगैरह या इस तरीके का नहीं रह करके हम योजनाओं पे बेस्ड, जिस तरीके से हमारे लिखा हुआ है योजनाएं राजस्थान सरकार की या इंडियन गवर्नमेंट की आरपीएससी के पेपर सेटर का, उन्हीं पर फोकस है। नवंबर का एग्जाम देखो तो किस तरीके से, और आरएस का जो एग्जाम है उसका पैटर्न अलग है। करंट अफेयर्स दूसरे मान लो चैनल हम देखें जिस जो स्कूल व्याख्याता के हिसाब से नहीं है, तो दोनों की अप्रोच टोटली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में टॉपिक भी मेंशन कर रहे हैं कि यार हमारे को हेल्थ पढ़ना है, हाइजीन पढ़ना है, इस तरीके से वो हम क्लास में करते जाएंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्या पॉइंट है? स्किल इंडिया प्रोग्राम। क्या लिखा हुआ है? स्किल इंडिया प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए स्किल बोलते किसको है। स्किल किसको बोलते हैं? हमें पता होगा कि स्किल कौशल को बोलते हैं। स्किल किसको बोलते हैं? कौशल को। हमारे माइंड में प्रश्न आना चाहिए कि ये टॉपिक मैं यहाँ पे क्यों लेके आया हूं? क्योंकि हमारे सिलेबस में अलग से मेंशन है कौशल विकास। क्या है? हमारे सिलेबस में अलग से कौशल विकास जो टॉपिक लिखा हुआ है। इस तरीके के 7, 8, 10 के आसपास, टोटल 15 में से 10 ऐसे टॉपिक है जिनसे इजी गोइंग अपन 6-7 नंबर बहुत कम मतलब पढ़ने के बाद निकाल सकते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट देखो नाम क्या है? स्किल इंडिया। तो कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम होगी ये? स्टेट गवर्नमेंट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की है? सबसे पहले तो इंडिया लिखा हुआ आ गया, तो इससे क्या पता चल रहा है कि यार ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो देखो फर्स्ट, क्या ये रटने की जरूरत है? नहीं है। इस तरीके के कथन में दे देगा वो कि स्किल इंडिया प्रोग्राम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो रटने से बहुत ज्यादा काम होना जाना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग की है, बहुत सारे क्वेश्चन हम अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक केंद्रीय योजना है। ये क्या है? केंद्रीय योजना, जो कि अभी फरवरी में लॉन्च हुई है। कब लॉन्च हुई है ये? फरवरी में जो है लॉन्च हुई है। 3 योजनाओं को मिलाकर, कितनी योजनाओं को मिलाकर के? 3 योजनाओं को मिलाकर एकीकृत बोलते हैं इंटीग्रेटेड को। इंटीग्रेटेड मतलब ये 3 स्कीम्स चल रही थी। कितनी स्कीम्स चल रही थी? 3। इन तीनों स्कीम्स को जो है जोड़ करके कि यार इन तीनों को जो है मर्ज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मर्ज। और एक नई स्कीम चला दी। कौन सी? स्किल इंडिया प्रोग्राम। क्या चला दिया? स्किल इंडिया प्रोग्राम। कौशल विकास अलग से लिखा हुआ है सिलेबस में, और कौशल विकास से संबंधित 15-20 से ज्यादा बातें नहीं है। और वो पेपर सेटर जैसे ही उसको दिखेगा कौशल विकास, कोई ना कोई ऐसी स्कीम जो है उठा करके उसमें डाल देगा। और ऐसे महिला सशक्तिकरण अलग से लिखा हुआ है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास अलग से लिखा हुआ है। इनमें 2-2 पेज से ज्यादा नहीं बनते और इजी गोइंग हम क्वेश्चंस करके आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये एक पीएम जो है पीएम कौशल विकास योजना, पीएमकेवीवाई करके जो है स्कीम थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब ये योजना, इसका 4था चरण चल रहा था, चौथे चरण को मर्ज कर दिया।
अब नाम क्या हो गया, स्किल इंडिया प्रोग्राम। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस, अप्रेंटिस जानते ही हो, कोई मतलब नौसिखिया टाइप, जिनको प्रैक्टिस वैक्टिस करने के लिए उनको प्रमोशन करने की जो है स्कीम थी। और एक स्कीम थी जन शिक्षण संस्थान। अब नाम से पता चल रहा है यार, जन शिक्षण संस्थान, संस्थान तो किसी न किसी किसको बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं। तो हाँ, ये एनजीओ थे, एनजीओ। एनजीओ जानते हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। एनजीओ जानते हैं हम, जो सामाजिक सेवा से संबंधित बहुत सारे कार्य करते हैं। तो ये भी कोई ना कोई कार्य करेगा। ये क्या करता था, कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण देता था, सरकार इसको सपोर्ट करती थी। कौन सपोर्ट करती थी, सरकार। किसको, जन शिक्षण संस्थान को। ठीक है, तो इन तीन स्कीम्स को मर्ज कर करके एक स्कीम बना दी, स्किल इंडिया प्रोग्राम। अब ये स्कीम बनाई है, तो ये कोई ना कोई तो टाइम पीरियड होगा जब तक गवर्नमेंट ने जो इसको किया है। अभी आरएस के पेपर को उठा करके देखो, उसमें 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के इस तरीके के आए जिसमें योजनाएं कब तक चलेगी ये पूछा है। शायद सिलिकोसिस नीति या कौन सी थी, तो उनको, तो अपन को स्किल इंडिया प्रोग्राम कब तक चल रहा है, मार्च 2026। अगर ये क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मार्च 2026 तक लागू है। कब तक लागू है, मार्च 2026 तक। फरवरी महीने की करंट अफेयर्स चल रही है ढंग से। हमको जैसे जून में एग्जाम है, तो अब हमको जो है सीरियस हो जाना चाहिए करंट अफेयर्स के प्रति। पीछे की करंट भी पढ़नी है, ये नहीं कि जुलाई अगस्त की छोड़ के चले गए। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो नहीं छोड़ सकते हम, मतलब, लेकिन वो बहुत कम इश्यू है, बिल्कुल क्लियरली छोड़ के नहीं जाना है। अब कौशल विकास से संबंधित कोई मान लो अगस्त में कुछ हो रखा है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित अगस्त में कुछ हो रखा है, तो पढ़ना पड़ेगा हमको वो। ये नहीं कि हम जो है वैकेंसी जब आई या नवंबर दिसंबर हुआ और उसके बाद की जो है पढ़ने लगे, पीछे का पढ़ना पड़ेगा, लिमिटेड पढ़ना पड़ेगा, वो जो है मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो स्किल इंडिया प्रोग्राम। अब आपको खुद को इस तरीके की अप्रोच डेवलप करनी है। कोई भी मैगजीन पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, कौशल विकास दिखते ही आपका जो है हाईलाइट हो जाना चाहिए उस पे। पीआईबी की कोई भी न्यूज पढ़ो, देखते ही पता चलना चाहिए कौशल विकास, ये तो जो है अलग से हमारे क्या है सिलेबस में। अगर कोई सम्मेलन पढ़ रहे हो आप, बहुत सारे सम्मेलन, 15-20 से एक लिस्ट दे दी सम्मेलन की, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सम्मेलन पढ़ना है यार। सिलेबस में सैनिटेशन अलग से लिखा हुआ है। मैंने नवंबर के टाइम में, उस टाइम के सिलेबस जो पाठ्यचर्या विश्लेषण, सिलेबस एनालिसिस की क्लास उठा करके देखो, उसमें सैनिटेशन पे कितना जोर दिया है। तो सैनिटेशन का कोई भी हमको दिख जाए, ऊर्जा का कुछ भी दिख जाए हमको, नवीनीकरणीय ऊर्जा से संबंधित कोई भी सम्मेलन, उसको उठा लो, चाहे कहीं पे भी हुआ हो, उससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में बाकी दूसरे तरीके के सम्मेलन जो है नहीं पूछेगा वो। ठीक है, तो स्किल इंडिया प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम, स्किल इंडिया। अब खुद सोचो, बताओ कब तक चलेगा स्किल इंडिया प्रोग्राम, मार्च 2026 तक। कितनी योजनाओं को मिलाया है, 3 योजनाओं को। कौन सी, कि थोड़ा सा याद रख लो, एक तो कौशल विकास वाली थी, दूसरी अप्रेंटिस वाली थी, बस इसमें शब्द अप्रेंटिस पकड़ के रख लो, वो कथनों में दे सकता है। ठीक है, और तीसरी कौन सी, एनजीओ। एनजीओ कौन सा था, जन शिक्षण संस्थान, जो कौशल विकास देता था। अब इन तीनों को जो है मिला करके एक स्कीम बना दी, इसलिए इसको बोला एकीकृत योजना। वो स्किल इंडिया प्रोग्राम के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, और पहला प्रश्न ये देगा कि ये एक एकीकृत योजना है। कौन सी योजना है, एकीकृत। हमको पता ही नहीं चलेगा कि यार ऐसा कैसे, जबकि लिखा हुआ है एकीकृत। ये 3 ही तो है, इनको तीनों को एक कर दिया, कौशल विकास वाली को, जन शिक्षण संस्थान को, और अप्रेंटिस वाली को। कब तक लागू है, मार्च 2026 तक। पहली पीपीटी क्लियर। ठीक है, ये रहा स्मार्ट वे। ये कौन सा तरीका है, स्मार्ट तरीका है नंबर गेन करने का। किसका, नंबर गेन करने का। अब मैं आपको जो है थोड़ा सा कौशल विकास से संबंधित चीजें बता देता हूं कि कौशल विकास से संबंधित और क्या क्या हुआ है। जैसे कौशल से संबंधित, किससे संबंधित, कौशल से संबंधित और क्या क्या हम पढ़ के आए हुए हैं नवंबर वगैरह में। एक रिपोर्ट बताई थी मैंने, वी बॉक्स की। किसकी रिपोर्ट थी, वी बॉक्स की। वी बॉक्स की रिपोर्ट रिवाइज करा रहा हूं, फास्ट मोड में हूं। 55% जो है रोजगार योग्य है, मतलब इस जो ईयर चल रहा है उसमें। ठीक है, सबसे ज्यादा कितने परसेंट, 84% महाराष्ट्र में जो है रोजगार की जो है क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। ये था। एक कौशल विकास बोर्ड बता रखा था। क्या बता रखा था, कौशल विकास बोर्ड। कौशल विकास बोर्ड, 1 मिनट में भी बोर्ड से याद आया, बोर्ड का कलर चेंज कर लेता हूं, कस्टमाइज सॉलिड कलर।
ये रख लेता हूं, कौशल विकास बोर्ड। अब कौशल विकास जो बोर्ड है, कौशल विकास बोर्ड कहां बना है बताओ मेरे को? झालाना में। कहां पे? झालाना। झालाना कहां पे? जयपुर में। कौशल विकास से संबंधित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र कहां बना है? जयपुर में। कहां पे बन रहा है? जयपुर में। और कौशल विकास से संबंधित कुछ था क्या? विश्वकर्मा, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, जिसके 3 स्टेक होल्डर थे। सोचो कौन कौन से थे वो तीनों, जैसे असंगठित, श्रमिक, वर्मिक वगैरह, ये तीनों स्टेक होल्डर। देखते हैं अपन आगे क्या था। विश्वकर्मा पेंशन, विश्वकर्मा कहते हैं उसको, ये हम जानते ही हैं। विश्वकर्मा कौन सी योजना? पेंशन योजना। कितने से कितनी एज लिमिट थी इसकी बताओ मेरे को? 41 साल से कितने साल तक के? 45 वर्ष तक के। कितने कितने रुपए जमा करवाएंगे मंथली? 100 रुपए। कितने रुपए जमा कराएंगे? 100 रुपए। 60 वर्ष के जब होंगे, पेंशन कब मिलती है? 60 वर्ष के पश्चात मिलती है। तो 60 वर्ष के जैसे ही होंगे उनको कितने रुपए मिलेंगे? 3000 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? 3000 रुपए। ये विश्वकर्मा पेंशन योजना से संबंधित हो गया। इस तरीके की कौशल विकास की 4-5 चीजें होगी। बताओ बोर्ड कहां पे था? कौशल विकास बोर्ड कहां बना? झालाना में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बना? कि जयपुर में बना। विश्वकर्मा पेंशन योजना क्या है कि सर स्टेक होल्डर याद करने, एज याद करनी, 41 से 45 साल के जो है यही जमा करा सकते हैं। ये नहीं कि 14 साल वाला जमा करा रहा है। 100 रुपए जो है जमा कराएंगे। 60 वर्ष की एज जैसे ही होगी कितने रुपए प्राप्त, मतलब पेंशन मिलने लग जाएगी? 3000 रुपए उनको जो है पेंशन मिलने लग जाएगी। स्टेक होल्डर कौन कौन थे बताओ मेरे को? जैसे स्ट्रीट वेंडर थे। कौन से थे? स्ट्रीट वेंडर। और जो है इसके स्टेक होल्डर कौन थे? असंगठित श्रमिक थे। कौन थे? असंगठित श्रमिक जो है इसके स्टेक होल्डर थे। असंगठित श्रमिक के अलावा जो है और कौन थे? लोक कलाकार। लोक कलाकार जो है इसके क्या थे? स्टेक होल्डर। स्ट्रीट वेंडर कौन? स्ट्रीट वेंडर मतलब ये लाभार्थी है। स्ट्रीट ऐसा थोड़ी है कि हर कोई जो है, असंगठित क्षेत्र का श्रमिक और कौन है? लोक कलाकार। ये सारे के सारी चीजें हमको जो है ध्यान इसमें रखनी है। ये कौशल विकास से संबंधित है। ऐसे 7-8 बातें, 10-15 बातों से ज्यादा हानि नहीं है। कौशल विकास जैसे ही दिख जाएगा नंबर हम गेन कर जाएंगे, वहां से क्या कर लेंगे? नंबर गेन कर लेंगे। तो इस तरीके की ये अप्रोच, कौन सी अप्रोच है बताओ मेरे को? स्मार्ट अप्रोच। पीछे की क्लासेस को रिवाइज कराता हुआ मैं चल रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो स्ट्रीट वेंडर, आरएस में स्वनिधि योजना पूछी, नवंबर में मैंने करा रखी है स्वनिधि योजना। क्लियर बोला था मैंने कि शहरी क्षेत्रों के लिए। किसके लिए? शहरी क्षेत्रों के, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं। अलग से मेंशन किया था शहरी क्षेत्रों को। तो उस तरीके के चीजें पता रहनी चाहिए। कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से जो है हमारा क्लियर रहना चाहिए। जैसे ये 3 वर्ग है इसमें, लोक कलाकार, श्रमिक असंगठित क्षेत्र का, और कौन है? स्ट्रीट वेंडर। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे फर्स्ट जो टॉपिक हमने देखा है उसमें देखा है, ठीक है, कौशल विकास में। अब आगे चलते हैं, चलें आगे। तो फर्स्ट वापस क्या था बताओ? कौन सी योजना थी? स्किल इंडिया प्रोग्राम। कौन सा? इंडिया केंद्र सरकार की एक एकीकृत योजना है। कितनी योजनाओं को? 3 योजनाओं को। तीनों योजनाओं को खुद को मन में बोलना है रोक करके, ठीक है। आगे देखो इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय। हाइड्रोजन कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव का मतलब सम्मेलन टाइप। अब ये दिखते ही हमको पता चल गया रे यार इंटरनेशनल लेवल की हुई है। किस लेवल की हुई है? इंटरनेशनल लेवल की है। क्या? हाइड्रोजन कॉन्क्लेव है, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन से इनसे रिलेटेड। अब हाइड्रोजन ये दिखते हैं हमको, सीधा सिलेबस का पॉइंट जो है यहाँ दिखने लग जाना चाहिए। अलग से जो है हमारे नवीकरणीय ऊर्जा लिखा हुआ है। अलग से क्या लिखा हुआ है हमारे सिलेबस में? नवीकरणीय ऊर्जा। काफी दिन हो गए इसलिए मैं सिलेबस को वापस बताना पड़ रहा है। आगे की क्लासेस में फिर मैं सिलेबस बार बार नहीं बताऊंगा टॉपिक्स को, क्योंकि हमको टॉपिक्स खुद को पता रहने चाहिए। अब नवीकरणीय ऊर्जा है तो कहीं सौर ऊर्जा में जो चल रहा है, पवन ऊर्जा में जो चल रहा है, इस तरीके की चीजों को थोड़ा बहुत पढ़ लो। एक क्वेश्चन आना है, कितना क्वेश्चन आना है? बहुत सारे पुरस्कार रटने, बहुत सारे सम्मेलन रटने से तो फायदे का सौदा है ना इस तरीके का। तो देखो इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोजन, ठीक है, कॉन्क्लेव सम्मेलन। अब देखो हुआ कहाँ है? हुआ कहां पे है? जयपुर में। तो जयपुर में होते ही हमारे माइंड में सीधा पता चल जाना चाहिए कि यार ये तो कुछ मतलब बड़ी घटना हो गई, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल का हुआ है। किस लेवल का हुआ है? अंतरराष्ट्रीय लेवल का। ये आयोजन लिखा हुआ है देखो,
ये क्या लिखा हुआ है? आयोजन। तो इसका आयोजन किसने करवाया? इसका आयोजन बताओ कौन करवाएगा? किससे संबंधित है? नवीकरणीय ऊर्जा से। तो नवीकरणीय ऊर्जा की कोई संस्था कराएगी, तो कौन सी है? सेंटर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल मतलब नवीकरणीय एनर्जी का जो सेंटर है, जो संस्था है, जो केंद्र है उसने, और एक यूनिवर्सिटी है जयपुर की, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी। कौन सी है? सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी। इसके जो है तत्वाधान में ये चल रहा है, इसके तत्वाधान में ये हुआ है। कौन सा? इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव। हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, इस तरीके का हमको कुछ भी दिख जाए स्किल की तरह, तो उसमें हमारे माइंड में नवीकरणीय ऊर्जा गूंजना चाहिए। अभी सितंबर में, पिछले सितंबर में जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल का, किसका? अंतरराष्ट्रीय लेवल का हाइड्रोजन सम्मेलन हुआ। कौन से लेवल का? अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो है हाइड्रोजन सम्मेलन, ग्रीन हाइड्रोजन पे। किस पे हुआ? ग्रीन, अंतरराष्ट्रीय लेवल का ग्रीन हाइड्रोजन पर सम्मेलन। किस पे? ग्रीन हाइड्रोजन पे। कहां होना चाहिए? मैंने पहले ही बताया, जैसे राजस्थान मंडपम बन रहा है ना, ऐसे ही जो इंटरनेशनल लेवल की जो भी घटनाएं होती है, चाहे यूनेस्को को विश्व विरासत कुछ घोषित करना हो इंडिया में, या अंतरराष्ट्रीय कोई सम्मेलन बुलाना हो, इस तरीके के लिए एक मंडपम बना हुआ है। पीछे की क्लासेस देखी होगी तो बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। कहीं कहीं भी नी मतलब क्वेश्चन बैठ रहा हो और इस तरीके का अप्रोच डेवलप हो तो तुक्का भी सही लगता है। कौन सा? भारत मंडपम। उसमें अंतरराष्ट्रीय लेवल का जो है ग्रीन हाइड्रोजन का क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। और बताओ, लेह लद्दाख कुछ याद आता है क्या? वहां पे पंपिंग सेंटर, रिफ्यूल सेंटर, मतलब कि फ्यूल को जो है भरने का। कौन सा फ्यूल? पेट्रोल। पेट्रोल तो हर जगह ही है। किसको भरने का? ग्रीन हाइड्रोजन को। किसको भरने का? ग्रीन हाइड्रोजन को भरने का जो है पंपिंग सेंटर जो है फ्यूल मतलब भरने का कहां पे स्थापित किया गया? लेह में। लेह कहां पे है? लद्दाख में। जो हाइड्रोजन पे बेस्ड बसेज भी जो है कहां पे चलेगी? यहीं पे ही चलेगी, लद्दाख लेह में। कहां पे चलेगी? लद्दाख में। पुरानी बातें रिवाइज करा रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय स्तर का ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन भारत मंडपम। कहां पे? भारत मंडपम। जयपुर में क्या हुआ? ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ने जो है क्या करवाया? एक अंतरराष्ट्रीय लेवल का कॉन्क्लेव करवाया। ध्यान रख लेना, क्या करवाया? कॉन्क्लेव करवाया। ग्रीन हाइड्रोजन लेह में क्या हो रहा है बताओ? रिफ्यूल सेंटर, मतलब फ्यूल को भरने का सेंटर। बसेस कहां पे चल रही है? लेह में चल रही है। आगे चले या नहीं चले? चलें, आगे आ जाओ। आगे देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। आयुष्मान भव हम बोलते ही हैं, आयुष्मान हो यानी लंबे समय तक जियो, और आरोग्य यानी बिना रोग के। किसके? बिना रोग के। अब देखो, इसको पकड़ो, इसको, इस शब्दों को पकड़ो। पकड़ने लगोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो, उठाओ सिलेबस। सिलेबस में किसी को दिखता है क्या हेल्थ एंड हाइजीन साथ में लिखा हुआ है? सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? हेल्थ एंड हाइजीन। क्या राजस्थान सरकार की 100-200 स्कीम्स हो सकती है क्या हेल्थ से रिलेटेड? नहीं है, इतनी होगी 20-30 एक, वो याद कर लेंगे। हेल्थ का जैसे ही क्वेश्चन आएंगे उसको उड़ा के आएंगे अपन, और क्वेश्चन आना है, ये भी है। इंडियन गवर्नमेंट का हो चाहे राजस्थान गवर्नमेंट का हो, ज्यादा फोकस उसका रहता है कि राजस्थान से पूछें। सैनिटेशन जो है, मान लो हाइजीन, हाइजीन किसको बोलते हैं? स्वच्छता को। हाइजीन किसको बोलते हैं? स्वच्छता को। तो इस सैनिटेशन में उसका जो है फोकस रहता है कि इंडिया गवर्नमेंट, आपको अपन को सबको पता है कि एक बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। तो अब जैसे नवंबर का एग्जाम हुआ, उसने सैनिटेशन का प्रश्न उठा करके दे दिया। कैसे? कि यार अंतरराष्ट्रीय स्तर का जल स्वच्छता का सम्मेलन हुआ। अब मैं पहले से ही बता रहा हूं आपको कि अंतरराष्ट्रीय लेवल का दिख जाए और सिलेबस से हमारा मैच होता रहे, वो प्रश्न टिकना है। वो प्रश्न क्या होना है? टिकना है। तो ये हेल्थ और ये हाइजीन, ये दोनों दिखने चाहिए हमको। कोई भी मैगजीन पढ़े तो ये चीजें दिखनी चाहिए। तो दिख रही है या नहीं दिख रही है बताओ? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अब पता ही नहीं चलता है कि यार ये माँ क्या है, कईयों को तो कि ये माँ क्या चल रहा है। माँ जो है हर जगह हम पढ़ते हैं MAA। क्या है MAA? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य। अब इसके आगे बहुत सारे शब्द लगाएगा वो। वाउचर, देखो अपन लगाते हैं माँ, MAA माँ, MAA माँ,
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य। अब क्या है, मान लो वाउचर, वाउचर, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य क्या, वाउचर। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य उसने लिख दिया नेत्र वाउचर। क्या लिख दिया, नेत्र वाउचर। और मैंने जैसे ही नेत्र वाउचर लिखा और मैं चला गया राजस्थान सरकार का अभी हाल ही में जो जारी हुआ बजट, किसमें चला गया, बजट में, कि बहुत हो गया। वाउचर में क्या होता है बताओ मेरे को, किसी ने पढ़ रखा है, पीछे की करंट पढ़ी है तो बताओ दे कि वाउचर में क्या होता है। जो मतलब कि प्रसव के टाइम में, मतलब जो महिलाएं हैं उनकी दूसरी और तीसरी जो तिमाही है, कौन सी, दूसरी और तीसरी तिमाही में किसकी सुविधा मिलती है, निशुल्क सोनोग्राफी की। किसकी मिलती है, निशुल्क सोनोग्राफी की। तो सर वाउचर शब्द क्यों लिखा, उनको वाउचर मिलेगा, क्या मिलेगा, वाउचर। उसकी वैलिडिटी रहेगी कितने दिन की, वाउचर मिलेगा तो वाउचर की तो वैलिडिटी रहती है, उसकी कितने दिन की वैलिडिटी रहेगी, 30 दिन की वैलिडिटी रहेगी। और 30 दिन की जो है मान लो उसकी वैलिडिटी रही, क्या है, निशुल्क क्या कर रहे हैं, सोनोग्राफी। अब किसी के दिमाग में प्रश्न आ सकता है उठ करके कि सर निजी हॉस्पिटल में कराएंगे, गवर्नमेंट में कराएंगे, तो दोनों ही जगह, निजी में भी और कहां पे, निजी में भी और कहां पे, गवर्नमेंट, दोनों ही जगह। 1161 ऐसे केंद्र है, कितने केंद्र बने हैं, 1161। अब ये केंद्र कहीं परीक्षा में 1164 हो जाए तो मेरे को मत कह देना सर 61 पढ़ाए थे, चेंज होते रहते हैं, खुद को भी थोड़ा अपडेट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए। ये वाउचर हो गया, ये मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर, ये लो। नहीं आया समझ में, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य नेत्र वाउचर। तो नेत्र वाउचर में क्या हो जाएगा, किसी की आंखों की जांच वांच से संबंधित वाउचर दे देंगे, आंखों से जांच वांच से संबंधित क्या दे देंगे, वाउचर दे देंगे। राजस्थान सरकार देखो हेल्थ पे उसका कितना फोकस है, 3550 करोड़ का बजट दिया है अभी, जो है एक अलग से कोष बनाया है, मां कोष, मां कोष के नाम से। कितने करोड़ का बजट में, 3500 करोड़ का, 3500 करोड़ का क्या कोष बनाया, ठीक है। और देखो और क्या है, कोष पता चल गया कि भाई हेल्थ से संबंधित कितने करोड़ का, 3500 करोड़ का। और देखो वो क्या कर रही है राजस्थान सरकार, मां मंदिर, वाउचर लगा रहे थे, मंदिर लगा दो, क्या लगा दो, मंदिर। क्या हो जाएगा, मंदिर, मंदिर थोड़ी बनाएंगे, बताओ क्या करेंगे, मंदिर का क्या काम होता है, मंदिर में जाने से सीन जो है शांति की, जो आस्तिक है उसको तो होती है, और नास्तिक जाते नहीं है। तो एक किस्सा याद आ गया ऐसे ही, जैसे कितने नवंबर को, 17, थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं क्योंकि अपने से ही रिलेटेड है। 17 अक्टूबर 2022 को हमारे जो है अपने जीके का फर्स्ट पेपर था, कहीं स्टूडेंट को पता होगा, हिस्ट्री से जो थे, ग्रुप सी से था, हाँ ग्रुप सी में था मैं। तो ये मेरे फर्स्ट पेपर में 48 क्वेश्चन सही हुए, मतलब कि उस दिन मैंने चेक किए तो, है ना। और नंबर भी 49 के आसपास, 48 49 के आसपास आए, है ना। तो जैसे ही मेरे को लगा 49, मेरे को तो उम्मीद थी कि 55 60 ऐसे, तो मेरा तो हो गया दिमाग खराब। लेकिन शांति कहाँ मिलती है, शाम को अगले दिन हिस्ट्री का पेपर था, शाम को थोड़ा सा मंदिर वंदिर जाके खुद को जो है क्या किया, बैलेंस किया। तो ये चीजें हैं, तो ये रहा मंदिर, शांति से याद आ गया। सबकी यही स्थिति होती है, कोई सेलेक्ट भी होता है, देखो मैं 49 के आसपास के बाद भी ऐसे लग रहा था कि क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि आरएस के स्टूडेंट थे, सेकंड पेपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। तो वो चीजें, तो शांति मिलती है। अब हेल्थ वाली शांति कहाँ मिलेगी बताओ, स्वास्थ्य से संबंधित हॉस्पिटल्स में। कहाँ मिलेगी, हॉस्पिटल्स में। तो मंदिर बना रही है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, मंदिर बना रही है। बस यही तो चीजें हैं, इन्हीं चीजों को ही तो लिंक करना आना चाहिए। रट्टा मारेंगे, रट्टा मारेंगे, हमारे खुद के लिए जो है बहुत ज्यादा क्या होने लगेगी, दिक्कतें खड़ी होने लगेगी। तो बताओ कि बजट में जो है कितने करोड़ का जो है बजट दिया है। माँ कौन सा कोष बनाया, माँ कोष। अब बजट अभी लेटेस्ट ही है, कई स्टूडेंट के मैसेज आते हैं सर बजट कराओगे क्या, तो बजट तो साथ में ही ऐसे चलता रहता है अपने, कोई इतनी जो है नहीं है। माँ कोष बन गया, बजट में ही जो है माँ नेत्र वाउचर योजना बनी है। कौन सी बनी है, माँ नेत्र वाउचर योजना बनी है। इस तरीके से एक अभियान भी चला है बजट में ही, फिट राजस्थान। कौन सा अभियान चला है, फिट राजस्थान। ऐसे कुछ कुछ हेल्थ की बातें, जो बड़ी बड़ी बातें थी वो मैं लेके आया हूं। फिट, मेरे को पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, राजस्थान सरकार
वो जो है हेल्थ के सेक्टर में क्या क्या कर रही है। तो ये 5-7 यही तो सुनाऊंगा, माँ वाउचर, माँ मंदिर, माँ कोष बनाया है, नेत्र वाउचर बनाया है, फिट राजस्थान जो है स्कीम चल रही है ना। तो कितने करोड़ का बजट दिया फिट राजस्थान के लिए? 50 करोड़ का। कितने करोड़ का? 50 करोड़ का जो है ये दिया है। और इस तरीके के मंदिर अर्बन क्षेत्र में बजट में लिखा हुआ है कि 148 बनाएगी गवर्नमेंट अर्बन क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या? आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो शहरी क्षेत्रों में कितने बनाएंगे? 148 बनाएंगे, ऐसा बजट में सरकार ने घोषणा की है। फिट राजस्थान के लिए कितना बजट दिया? 50 करोड़। फिट राजस्थान यानी हम स्वस्थ रहे। पूरे हेल्थ सेक्टर के लिए एक कोष बनाया, उस कोष का नाम क्या? माँ कोष। वो कोष का नाम भी पूछ सकता है। तो ये कॉमन सेंस की बातें होती है कि माँ, यानी इस गवर्नमेंट का फोकस यही है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, उसके आगे वो कुछ ना कुछ चेंज करती है। उसके आगे क्या करती है? वो कुछ ना कुछ चेंज करती है। मैं थोड़ा सा, इतने दिन हो गए, आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज द वे टू स्टडी, हमारा जो सही है स्मार्ट वे कौन सा है, जैसा कि हमने जो है शुरू में ही बताया था। तो इस तरीके से अब हेल्थ की स्कीम है यार, आप खुद भी पढ़ सकते हो, ऐसे 10-12 स्कीम्स रहेगी, उठा करके क्वेश्चन पर पूछेगा। स्टैंडर्ड चीजों से पढ़ो, बजट से पढ़ो या इको सर्वे से पढ़ो, जो राजस्थान सरकार का इको सर्वे है, मैं तो कराऊंगा ही। अगर किसी को जल्दी करना हो तो उसके लिए जो है मैं बता रहा हूं। फिट राजस्थान 50 करोड़, 3500 करोड़ का क्या बनाया? माँ कोष बनाया। नेत्र वाउचर आंखों से संबंधित है। वाउचर, वाउचर किससे संबंधित है बताओ मेरे को? वाउचर संबंधित है सोनोग्राफी से। कितनी सोनोग्राफी? 2। कितनी? 2। वैलिडिटी कितनी है? 30 दिन की। कितने दिन की है? 30 दिन की। क्या केवल सरकारी क्षेत्र के लिए है क्या? नहीं सर, सरकारी के साथ जो है कौन से क्षेत्र की है? निजी क्षेत्र में, हॉस्पिटल्स में भी जो है कर सकते हैं। ऐसे ही एक मातृवंदन योजना चल रही है, पोषण से संबंधित। किससे संबंधित? पोषण से। सरकार, इसका पेपर सेटर का उस पर बहुत फोकस रहता है। कौन सी स्कीम? मातृवंदन स्कीम। तो मातृवंदन, वंदन यानी माता जी को नमन, यानी जो प्रसव के बाद में या जो बच्चे के जो है जन्म के बाद उसकी पोषण से संबंधित रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए सरकार पैसे देती है। कितने रुपए देती है? 6000 रुपए देती है, अलग अलग किस्तों वगैरह में। तो कितने रुपए? 6000 रुपए। अब दिव्यांग के लिए सितंबर में चेंज किया था हमने, सितंबर की जो करंट पड़ी थी उसमें देखा होगा कि दिव्यांग महिलाओं के लिए जो है कितने रुपए कर दिए? 10,000 रुपए कर दिए। ये पैसे याद रहने चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी स्कीम है और कोई ना कोई इससे लाभान्वित भी होता होगा। ये चीजें, तो यही तो चीजें हम पढ़ रहे हैं। वाउचर पढ़ा, नेत्र वाउचर पढ़ा, माँ कोष पढ़ा, फिट राजस्थान पढ़ा, 148 जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर बजट में हमने बढ़वाए। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, अब देखो हम पढ़ क्या रहे थे? पढ़ क्या रहे थे? चले कहीं गए? हे भगवान, कहां चले गए? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अब ये योजना है, ये क्या है? योजना है। तो अब इस योजना में क्या है? अब ये योजना है ना, देखो ऐसे ही नहीं है। मुख्यमंत्री कौन सी? आयुष्मान आरोग्य योजना। बहुत मतलब राजस्थान सरकार की एक तरीके से अभी फ्लैगशिप स्कीम्स घोषित नहीं की, लेकिन ये फ्लैगशिप ही मान लो। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य क्या योजना। इस क्लास को भी पूरा करना आज। मुख्यमंत्री क्या नाम है बताओ मेरे को? आयुष्मान आरोग्य योजना। अब इस ये क्या है? मतलब कौन से सेक्टर से संबंधित है? हेल्थ सेक्टर से संबंधित है। कौन से सेक्टर से? हेल्थ सेक्टर से। क्या होगा बताओ मेरे को? गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कुछ व्यक्तियों के लिए तो निःशुल्क कर देगी, कुछ व्यक्तियों के लिए तो क्या कर देगी? निःशुल्क कर देगी। कुछ से राशि लेगी कि यार इतनी राशि दो, आपको हेल्थ फैसिलिटी देते हैं। तो उस राशि को बोला जाता है प्रीमियम। क्या बोला जाता है? प्रीमियम। कितने रुपए प्रीमियम लेती है? 850 रुपए। कितने रुपए? 850 रुपए प्रीमियम लेती है। ठीक है, अब कुछ व्यक्तियों के लिए जैसे निःशुल्क रहेगा, तो वो निःशुल्क वाले जो है आप खुद मतलब देख लो कि कौन कौन से जो है वो इसमें कवर अप रहेंगे आयुष्मान आरोग्य योजना में। ठीक है, और कौन कौन से इसके लाभार्थी वर्ग रहते हैं? देखो नफ्सा में, नफ्सा जानते होंगे, जो खाद्य सुरक्षा जिससे गेहूं वगैरह मिलते हैं उसको नफ्सा बोलते हैं, वो है। इसमें एक जनगणना हुई है, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में, उस जनगणना में जो है वो रहेंगे।
कोई संविदा वविदा पे नौकरी में है तो वो रहेगा, लघु सीमांत कृषक रहेंगे। तो ये इसके स्टेक होल्डर जो लाभार्थी वर्ग है वो हमको पता रहना चाहिए। नफसा वाले, सोशल सामाजिक आर्थिक जो जनगणना हुई 2011 वाले, छोटे किसान जिनके पास जमीन कम रहती है वो भी उसका। अब अपन को यहाँ ये से नहीं पूछेगा कि लघु किसान के पास कितनी जमीन होती है, ये नहीं पूछेगा। याद रहना चाहिए कि लघु और सीमांत शायद 1-2 हेक्टेयर के आसपास रहती है। लघु व सीमांत कृषक जो है वो हो गए, कोई संविदा वाले हो गए तो वो सारे हो गए, ये चीजें। अब और घुमाएगा तो जैसे ही हेल्थ कवरेज है तो कितने दिन का है, तो अस्पताल में जैसे भर्ती हुआ ना तो उससे पहले के 5 दिन का जो खर्चा है वो, और उसके बाद का अस्पताल से जैसे ही डिस्चार्ज हुआ उससे बाद का 15 दिन का जो है खर्चा इसमें सम्मिलित रहता है। अब कोई आयुष्मान कार्ड बने हुए होंगे कईयों के, आयुष्मान कार्ड आप भी देखोगे ना तो बने हुए रहेंगे, लेकिन हमको पता ही नहीं रहता है यार ये इसका कौन लाभार्थी है। हम पढ़ते हैं लेकिन उसको सोचते नहीं है। तो देखो कौन कौन है। मुख्यमंत्री। अब इसमें बीमा कितने रुपए का मिलेगा ये भी हमारे एक प्रश्न दिमाग में आना चाहिए। कितने रुपए तक का इलाज, तो अभी बढ़ाया सरकार ने 25 लाख रुपए तक का जो है इसमें क्या रहेगा, बीमा कवरेज रहेगा। कितने लाख रुपए तक का, 25 लाख रुपए तक का मतलब कि बीमा मिलेगा। ठीक है। प्रीमियम कितना, 850 रुपए निःशुल्क श्रेणियों को छोड़ के। अब निःशुल्क श्रेणियों वाले प्रीमियम देंगे क्या, नहीं देंगे। कौन नहीं देंगे, निःशुल्क श्रेणियों वाले प्रीमियम नहीं देंगे। अब लाभ कब से मिलेगा, जैसे किसी ने जो है प्रीमियम भर दिया, मैंने आज प्रीमियम भर दिया, अभी जनवरी के आसपास, जो 31 जनवरी के आसपास इन्होंने अखबार वगैरह में पढ़ा होगा कि 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा लो, फरवरी से लाभ मिलने लग जाएगा, ऐसा चल रहा था। ठीक है। लेकिन अब जो जैसे मान लो मैंने अभी जाके रजिस्ट्रेशन करवाया, मैं लाभार्थी नहीं हूं क्योंकि नफसा में नहीं आता हूं, है ना, लेकिन मान लो मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, क्या करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया। आप में से बहुत सारे जो है आते होंगे नफसा में, नफसा जो 2013 खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिसके तहत हमें गेहूं वगैरह मिलते हैं, है ना, तो करवाया। ठीक है। जैसे ही करवाया तो जो हमने प्रीमियम भरा इसका, तो कितने दिन के बाद में मिलना शुरू होगा, 90 दिन बाद में। यानी कितने, कौन से दिन से मिलेंगे, 91 दिन से। अपन में से कोई भर्ती हो गया, मान लो, क्या हो गया, नहीं होगा ऐसा, बट हो गया। हम तो प्रैक्टिकल जो है एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि भर्ती हो गया तो 5 दिन पहले से, मतलब भर्ती हुआ तो थोड़े दिन बीमार भी रहा होगा तो 5 दिन पहले का, और जैसे ही उसको डिस्चार्ज किया उसके बाद भी तो खर्चा होता ही है, तो 15 दिन बाद तक का जो है इसमें क्या रहेगा, मतलब चिकित्सा व्यय सम्मिलित रहेगा। 5 दिन लिखा हुआ है, ये कितने दिन, 5 दिन से लेके 15 दिन का। अब ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, आरएस में एक बार जो पिछली चिरंजीवी योजना थी ना, उसका क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था और घुमाया था उसने, 5 दिन की जगह पता नहीं 10 दिन दे दिया, कितना दे दिया, रटा हुआ नहीं रहेगा तो नहीं होगा फिर क्वेश्चन। ठीक है। तो ये चीजें। अब इसमें दुर्घटना हो जाए कोई तो वो भी कवरेज होगी, तो दुर्घटना कवरेज कितने लाख रुपए तक की है, 10 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा है। अब देखो हम तो ढंग से रिवाइज करते हैं इसको वापस, देखो कौन कौन मेरे साथ बोल सकते हैं, बताओ मेरे को प्रीमियम कितने रुपए का है, इसमें प्रीमियम कितने रुपए का है, 850 रुपए का। सर प्रीमियम बता दिया, बीमा तो बताओ कितने लाख रुपए तक का बीमा है, बताओ कितने लाख तक का बीमा रहेगा इसमें, 25 लाख तक का। दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना के कितने रुपए मिलेंगे, दुर्घटना के मिलेंगे 10 लाख रुपए। कितने लाख रुपए, 10 लाख रुपए। क्या आपको दुर्घटना से कुछ पुरानी क्लासेस से याद आता है कि कोई व्यक्ति है जिसने दुर्घटना, मान लो दुर्घटना हो गई तो उसको बचाया, तो उसको संबल देने के लिए कितने रुपए, आयुष्मान दुर्घटना संबल योजना के रूप में कितने रुपए मिलते हैं, 10,000 रुपए। कितने रुपए, 10,000 रुपए। इसमें कितने लाख रुपए है दुर्घटना के, 10 लाख। इलाज कितने तक का फ्री, 25 लाख। कितने लाख का, 25 लाख। प्रीमियम कितना, 850। कितने रुपए, 850। कितने दिन से शुरू होगा और कितने दिन तक, 5 दिन पहले से 15 दिन बाद तक का। कौन सा व्यय बताओ मेरे को, चिकित्सा व्यय। कौन सा व्यय, चिकित्सा व्यय। लाभार्थी वर्ग वगैरह मैंने बता दिए, वो चीजें आप क्या कर लेना, देख लेना। ऐसे ही बच्चों से संबंधित बताओ मेरे को, जो दुर्लभ बच्चों के कोई रोग हो जाए, दुर्लभ बीमारी का हो जाए, जिसमें आयुष्मान बाल संबल योजना ऐसे करके हमने दी थी, उसमें कितने रुपए पड़े थे हमने, बताओ मेरे को, 50 लाख रुपए तक। कितने लाख रुपए तक का बीमा मिलता है,
50 लाख रुपए तक का। और ऐसे दुर्लभ बीमारी वाले बच्चों के लिए मंथली रुपए कितने मिलते हैं उसके मतलब पालन पोषण के लिए? 5,000 रुपए। कितने रुपए? 5,000 रुपए। बताओ 50 लाख क्या है? गंभीर दुर्लभ बीमारी वाले बच्चों के लिए बीमा 50 लाख तक का। मंथली कितना मिलता है उसको? 5,000 रुपए। ये 10,000 रुपए क्या है? संबल। जो दुर्घटना, सड़क दुर्घटना वगैरह हो जाए उसमें संबल लेने वाले को, संबल मतलब जिसने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया है, उसको 10,000 रुपए। ठीक है। ये 25 लाख क्या है? आयुष्मान जो योजना है उसमें इतने का बीमा कवरेज है। 10 लाख क्या है? दुर्घटना का जो बीमा, वो तो उतने का तो इलाज होता है 25 लाख का, ये दुर्घटना का है। ठीक है। 5 दिन पहले से लेके कितने दिन तक का? 15 दिन तक का। क्या मेरे को आगे चल लेना चाहिए क्या अब, अगर याद हो गया तो? आगे देखो क्या है, एग्री टेक, एग्री स्टेक। क्या लिखा हुआ है? एग्री स्टेक, STACK। अब जिसको स्टेक का अर्थ आता है ना, स्टेक का अर्थ आते गई ये योजना कुछ भी नहीं है। स्टेक का मतलब होता है ढेर। क्या होता है? ढेर। तो ढेर बनाओ। किससे संबंधित? एग्री से संबंधित। एग्री का मतलब होता है एग्रीकल्चर, शॉर्ट में बोला। किसमें बोला? शॉर्ट में। क्या बोला? एग्रीकल्चर। स्टेक ढेर, यानी डाटा का ढेर। ढेर किसका? डाटा का। ढेर किसका? डाटा का। अब योजना है, योजना हमारे है और लेटेस्ट योजना है। लेटेस्ट का मतलब फरवरी 2025 की है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये सीकर लिखा हुआ है, सीकर में जो है चल रही है। कहां पे शुरू किए इसको चलाना? सीकर में जो है चालू किया है इसको चलाना। और देखो 31 मार्च तक आने वाला है कि नहीं है? 31 मार्च तक तो जो है आइडिया बनानी है फार्मर्स की। किसकी? फार्मर्स की। अब आपके एक दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, सर इन किसानों के आइडिया क्यों बनाए? तो किसानों को देखो कोई मिलता है क्या कुछ, मतलब सरकार के थ्रू कोई केसीसी लेता है, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाता है, उससे उसके थ्रू उसके पैसा आता है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किस किस को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है पता है? हमारे जो है फैमिलीज में भी कईयों को जो है मिलती होगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। लेटेस्ट बात बता रहा हूं, बजट में केंद्र सरकार तो जो है साल के कितने रुपए देती है? 6,000 रुपए देती है ना। राजस्थान सरकार ने जो है बजट में चेंज हो गया, केंद्रीय बजट में चेंज हुआ तो देख लेना आप। राजस्थान सरकार ने बजट में जो है घोषणा कितने की है? 9,000 रुपए देंगे। पहले 8,000 घोषणा की थी, अब जो है 8,000 दिए भी है, अब 9,000 रुपए बजट में घोषणा कर दी कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो 9,000 रुपए मंथली या वार्षिक? सर मंथली कैसे दोगे? कैसे देंगे? वार्षिक देंगे। कैसे देंगे? वार्षिक देंगे। अब कोई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा आना है और जैसे आईडी बन जाए किसान की, एक मतलब की यूनिक नंबर हो जाए। कितने यूनिक नंबर? 11 अंक की है, जैसे अपना आधार बनता है। क्या बनता है? आधार। तो उसी तरीके से जो है एक आईडी बन जाए, किसान की भी क्या बन जाए? एक आईडी बन जाए। तो वो आईडी से ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी, पैसे वगैरह का यूनिक आईडी बन जाएगी। अभी आधार से देखो कितनी चीजें जो है आसान हो गई। शुरू में हमको लगता है कि यार इट इज वेरी टिपिकल, है ना। तो आईडी बन जाए, कितने अंक की? सीधा सीधा पूछ सकता है, 11 अंक की आईडी। योजना का मेन मोटो पता रहना चाहिए। योजना का नाम क्या है? एग्री स्टेक योजना। पानी पी लूं मैं, बहुत देर हो गई। योजना का नाम क्या है? एग्री स्टेक। क्या बनाते हैं इसमें? आईडी बनाते हैं। क्या किसी को पिछली क्लासेस से एक और कोई आइडिया याद आती है क्या? अपार आईडी बहुत चर्चा में चल रही है। कौन से आईडी? अपार आईडी। कोई एजुकेशन सिस्टम से होगा तो उसको पता ही होगा। अपार का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म सोचो। देखे ऑटोमेटेड, क्या है? ऑटोमेटेड, स्वचालित, परमानेंट, एकेडमिक। ये परमानेंट। अब बच्चे का परमानेंट आईडी बनेगी। कौन से आईडी बनेगी? परमानेंट। एकेडमिक, एकेडमिक यानी अकादमिक। ये एकेडमिक के बाद में ए, अकाउंट, रजिस्ट्री या रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री है वैसे, रजिस्ट्री।
तो कौन से बच्चों से, ये किससे संबंधित है? स्टूडेंट से। बच्चा कहीं जाएगा, किसी भी मतलब इंडिया के किसी भी कोने में जाओ, एक आईडी लेकर के जाएगा, कितना आसान हो जाएगा, उसका सब कुछ इस आईडी में रहेगा। ऐसे हमारी सरकार, राजस्थान सरकार कौन सी आईडियां बना रही है? आबा आबा आईडियां बना रही है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, उसको क्या बोलते हैं? आबा आईडीज बना रहे। अब किसानों की भी बढ़ने लगी है। किसानों की जो बढ़ने लगी है उसमें कौन सी योजना आ रही है? एग्री स्टेक योजना आ रही है। कौन सी योजना आ रही है? एग्री स्टेक योजना आ रही है। ठीक है, आगे देखो, चीता कॉरिडोर। कौन सा कॉरिडोर? चीता। तो चीता कॉरिडोर है। देखो आरएस में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, है ना, तो क्वेश्चन निकाल सकता है। अब चीता कॉरिडोर होते हैं, अपने दिमाग में आना चाहिए भाई, पढ़ क्यों रहे? कहीं केरल वेरल में बनता तो नहीं पढ़ते। राजस्थान इसमें सम्मिलित है। कौन है? राजस्थान। राजस्थान और किसके बीच में बन रहा है? मध्य प्रदेश, यूपी का भी कुछ इलाके हैं, इसमें ध्यान रख लेना। राजस्थान का क्षेत्रफल ध्यान रख लेना कम है, मतलब इस जो कॉरिडोर बन रहा है ना, इसमें मोटा मोटा आइडिया रहना चाहिए। राजस्थान का क्षेत्रफल, मतलब राजस्थान का हिस्सा कम है, ज्यादा हिस्सा किसका है? एमपी का है। टोटल याद रहने चाहिए 17,000। अभी उसने कोई आरएस के पेपर में इस तरीके का घुमाया है। कितने हजार वर्ग किलोमीटर? 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। राजस्थान का हिस्सा जो है 6500 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 6500 किलोमीटर है। कितने जिलों में? 7 जिलों में। कितने जिलों में? ये राजस्थान के 7 जिलों में। याद करो, चारों हाड़ौती वाले बोलो, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ध्यान रख लेना, जो टीबी वाली स्कीम चलाई थी ना अपन ने पीछे, उसमें बूंदी को बाहर निकाला था, बूंदी नहीं था। इसमें बूंदी है। क्या है इसमें? बूंदी। तो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये दोनों दोस्त। करौली धौलपुर मत कर देना। करौली और कौन है? सवाई माधोपुर। कौन है? करौली, सवाई माधोपुर। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार, धौलपुर कहाँ पड़ा है? ठेठ उधर आगे की तरफ, है ना, तो धौलपुर कैसे होएगा इसमें, है ना। इस तरीके से लॉजिक बना करके याद कर लो, पूछ सकता है। अब ये गए कि 7 जिलों में फैला हुआ है, अंदर भी पूछ सकता है। ऐसे तो नहीं पूछेगा कि निम्न में से कौन से जिलों में, लेकिन कथनों वतनों में डाल देवे ये कि धौलपुर में ये अवस्थित है, तो वो दिक्कत हो जाए, है ना। और एक कौन सी जगह है बताओ मेरे को? चित्तौड़गढ़ है। देश का सबसे बड़ा, जब देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर है तो ये ऑटोमेटिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ये हमारे लिए क्या हो गया? इंपोर्टेंट हो गया। तो चीता कॉरिडोर की बातें आपको याद हो गई। राजस्थान में कितने किलोमीटर है बताओ? किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में 6500 किलोमीटर क्या होता है? वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, ओवरऑल कितना है? 17,000 वर्ग किलोमीटर। तो बाकी निकाल लो, लगभग ये एमपी में ही है, थोड़ा सा यूपी के 1-2 जिले इसमें सम्मिलित है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा है, कितने जिलों में अवस्थित है? 7 जिलों में। कौन कौन से हैं बताओ मेरे को? ये 4 हाड़ौती वाले हैं। धौलपुर है क्या? नहीं है, यही घुमाएगा, ध्यान रख लेना, धौलपुर में। जैसे वो मैंने बताया था ना कि 1000 में घुमाएगा और वो 1000 को 100 दे दिया, तो ये ऐसे ही कहीं दे देगा उठा करके। और पढ़ते टाइम खुद में भी ये अप्रोच डेवलप होनी चाहिए कि कहाँ जो है पेपर सेटर अपन को कंफ्यूज कर सकता है। ये सवाई माधोपुर, करौली और कौन है? चित्तौड़। सवाई माधोपुर, करौली और चित्तौड़, ये हो गए। और 4 कौन से हो गए? हाड़ौती वाले हो गए। और इसी के साथ हमारा चीता कॉरिडोर भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे देखो, वाटर विजन। अब देखो मोदी जी जो है कब तक का टारगेट लिए हुए हैं? 2047 तक का, कि राज्य पूरे भारत को जो है कब तक विकसित बना देंगे? 2047 तक विकसित बना देंगे। तो बहुत सारी चीजें, कॉन्फ्रेंस चलती है, हर साल होती है वाटर विजन वाली। पिछली बार शायद साउथ में हुई थी, तो इस बार जो है ये कहाँ पे हुई है? पूरे इंडिया के जो है जल मंत्री आए और बैठे। कहाँ बैठने चाहिए सर? झिल्लोई नगरी में बैठेंगे। झिल्लोई नगरी कौन से? उदयपुर। तो ये उदयपुर में बैठे हैं। इसकी थीम क्या थी? थीम वही वाटर विजन 2047। तो 2047 तक भारत को एक जल सुरक्षित राष्ट्र बनाएंगे। पूरे वर्ल्ड का लगभग 1% जो है पानी यार हमारे पास है, और जनसंख्या देखो हमारी कितनी है। तो उसको, भारत को 2047 तक हम एक जल सुरक्षित राष्ट्र बनाएंगे। कहां पे हुई है? उदयपुर में हुई है। कहां पे हुई है? उदयपुर में जो है ये हुई है। आगे देखो, कैंसर वैक्सीन। इससे और एक बात मेरे को याद आई है, देखो 2047 से जो जल जीवन मिशन चल रहा था ना, आपने भी पढ़ा ही होगा कभी करंट में, जल जीवन मिशन। जो पढ़ा क्या होगा यार, जल जीवन मिशन तो जो है हमारे, हम देखते हैं उसको गांवों में जाकर के, देखो ना, हर घर में जो है वापस पाइपलाइंस जो है चेंज हुई है, पुरानी थी तो, या नई पाइपलाइन बिछाई है, वो जल जीवन मिशन ही तो था।
2024 तक हर घर में जो है नल कनेक्शन उपलब्ध कराना उसका लक्ष्य था। उसको बड़ा करके कितना कर दिया, जल जीवन मिशन के टारगेट को 2028 तक कर दिया। क्या कर दिया, 2028 तक कर दिया। 24 में चुनाव थे तो 24 तक का लक्ष्य होगा याद करने के लिए, अब कितना कर दिया, 28। कैंसर की वैक्सीन बना दी भैया, किसने बनाई थी बताओ, कोई पढ़ रखा हो तो, रूस ने बनाई, पुतिन के उनके वहां, पुतिन को शायद खुद को भी कैंसर है ना, तो रूस ने बनाई है ना। इंडिया में भी बन रही है, और सबसे बड़ी गौरव की बात है कि हमारे राजस्थान में बन रही है। जो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है ना, पता ही होगा, बहुत बड़ा कॉलेज है, मतलब कि जयपुर में। कौन सा कॉलेज है, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, कहां पे स्थित है, जयपुर में। ठीक है, अभी जयपुर का एक और यूनिवर्सिटी में जो है हमने क्या करवाया था बताओ, हाइड्रोजन कॉन्क्लेव करवाई थी, है ना। तो कैंसर वैक्सीन बनाने की क्या दी है, अनुमति दी है, किसने दी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग को कंट्रोल, भाई ये ड्रग वगैरह से संबंधित है, तो कोई भी वैक्सीन वगैरह हो तो बिना अनुमति के ऐसे थोड़ी कर देंगे। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो संस्था है उसने क्या दे दी, अनुमति दे दी कि मेडिकल कॉलेज क्या करे, इस मेडिकल कॉलेज को, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को, कि कैंसर की क्या बना लो, वैक्सीन बना लो। ये देश का कौन सा कॉलेज है, फर्स्ट कॉलेज है, फर्स्ट कॉलेज है, हेल्थ से संबंधित है। किससे संबंधित है ये, हेल्थ से संबंधित है। वाटर विजन एक तरीके से योजनाओं में हम देख सकते हैं, लेकिन ये वैक्सीन वाला सीधा सीधा भी पूछ सकता है। बाकी देखो, मैं जहां तक आरपीएससी के पैटर्न को समझ रहा हूं ना, आरपीएससी ने इस तरीके के फोकस जो ये है ना, इसको तो कम कर दिया। वो फर्स्ट ग्रेड में तो ग्रेड 1 का तो नवंबर वाले देख लो, उसका सीधा सीधा फोकस रहा है योजना पे, या कोई इंडिया में जैसे अंतरिक्ष में कुछ हो रहा है तो उसकी पूरी की पूरी नॉलेज हमको होनी चाहिए, इस तरीके के वो थे। और आप खुद कभी जो है बैठ करके मनन करना, उस 17 नवंबर वाले पेपर को देखना, और कई स्टूडेंट ने अपनों ने 8-8 क्वेश्चन किए हैं ना, तो वो कैसे किए हैं वो भी देखना, और पिछले पेपर्स को भी देखना कि दोनों पेपर्स में रात दिन का ट्रेंड चेंज हुआ कि नहीं हुआ, नवंबर वाले में और पीछे का कोई है। और कोई अगर ऐसे बोलता है ना आपको कि लास्ट के 10 दिन में जो है मैं करंट करा दूंगा, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा घातक रहेगा। पढ़ना भले आपकी इच्छा हो वहां से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट खुद के साथ जो है वो मत कीजिए, इनजस्टिस। आगे देखो, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट। अब सीधा सीधा अगर किसी को ये चीजें समझ में आ रही है ना कि लिखा हुआ क्या, जीरो लिक्विड, जीरो का मतलब नो, कोई भी नहीं। लिक्विड किसको बोलते हैं बताओ मेरे को, लिक्विड बोलते हैं तरल को, द्रव को। डिस्चार्ज यानी क्या करना, मतलब बाहर निकलना, उसको डिस्चार्ज बोलते हैं, उसका प्लांट। लिक्विड नहीं निकलेगा तो किससे संबंधित है ये देखो, डेयरी प्लांट से संबंधित है। किससे संबंधित है, डेयरी प्लांट से। कि अब कोई वेस्ट नहीं होगा, कुल मिला के जो भी मतलब दूध वगैरह या जो भी होता है वो बिल्कुल इस तरीके का जो है प्लांट लगाया। जयपुर डेयरी ने जो है ये लगाया है, तो कहां पे लग गया, जयपुर में। इसको कुछ समझाने की मेरे को तो लगता नहीं है। और ये थोड़ा मतलब सैनिटेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्वच्छता से, हाइजीन से संबंधित है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लगाया है, जयपुर डेयरी में लगा है। कहां पे लगा है, जयपुर डेयरी में जो है ये लगा। आगे देखो, ज्ञानेश कुमार, कौन से कुमार, ज्ञानेश कुमार। अब ज्ञानेश कुमार क्या है, भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। मैंने क्वेश्चन भी डाला था, इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। वैसे तो हम निर्वाचन आयोग अलग से जो है पॉलिटी की अपनी क्लासेस अंतिम चरण में है, और वो हो भी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की क्लास पूरी रिकॉर्ड कर ली, थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम थी, नहीं तो मैं अपलोड कर देता। वो आएगी, 2 क्लास रही है लगभग पॉलिटी की, एक इनकी रहेगी बोर्ड वगैरह की। तो इस निर्वाचन आयोग को तो यही अभी थोड़ा बहुत देख लेते हैं अपन, है ना। भारत के कौन से नंबर के बने, 26वें नंबर के। इनसे पूर्व कौन थे बताओ मेरे को, राजीव कुमार थे। कौन थे इनसे पहले, राजीव कुमार। ठीक है, अब एक्चुअली में देखो, आपके खुद के माइंड में प्रश्न आना चाहिए, कार्यकाल कितना है। कार्यकाल है इनका 26 जनवरी 2029 तक। बने कब है भाई, फरवरी में बने, फरवरी के करंट पढ़ रहे हैं। क्या दिमाग में प्रश्न आता है आपको, बताओ मेरे को। 2029 तक रहेंगे, यानी कितने साल तक रहेंगे, लगभग 4 साल तक। कितने साल तक रहेंगे, 4 साल तक। तो क्या इनका जो कार्यकाल होता है निर्वाचन आयुक्त का, वो 4 साल ही होता है। पहला प्रश्न हमारे दिमाग में है। नहीं, इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल होता है। टीएन सेशन 90 से 96 तक रहे थे, पूरे इंडिया को जितना भी ये पॉलिटिकल सिस्टम है उसको हिला करके रख दिया था।
टीएन शेषन ने, नाम सुनना कभी, अपन पॉलिटी क्लास में डिस्कस करेंगे उसको। 6 वर्ष से लेके कितने वर्ष, 65 वर्ष, या तो 6 साल या 65 साल। तो ज्ञानेश कुमार जी कितने साल के हो जाएंगे, 65 साल के हो जाएंगे, मतलब कि 2029 में। कब, 2029 में। तो ये चीजें, निर्वाचन आयोग किस तरीके की है, एक सदस्यीय संस्था है क्या, नहीं है। निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय संस्था है, 3 सदस्यीय है। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 क्या होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ये चीजें हम पॉलिटी क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, किस तरीके से चयन समिति होती है। वो चयन समिति से पहले भी जो है 5 लोगों के नाम सुझाए जाते हैं। उन 5 लोगों के नाम के बाद में 3 सदस्यीय चयन समिति बनती है, जिसमें पीएम होता है, एक कोई मंत्री होता है और एक विपक्ष के नेता होते हैं। तो एक तरीके से निर्वाचन आयोग जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में 2 व्यक्ति, पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह हुआ करते थे, सीजीआई वगैरह, तो इस पे बहुत विवाद चल रहा है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, यहां से क्वेश्चन निकाल सकता है वो, है ना। अभी करंट की क्लास देख रहे हैं अपन। तो ज्ञानेश कुमार कौन से नंबर के हैं, सीधा रटने का है, 26वें नंबर के हैं। राजीव कुमार के स्थान पे बने, इनका कार्यकाल 65 साल के हो जाएंगे 26 जनवरी 2029 को। डॉक्टर विवेक जोशी निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार इन्होंने क्या किया, संभाला। मैंने क्या कहा था, 1+2 की स्ट्रक्चर होती है। किसकी स्ट्रक्चर होती है, 1+2 की। अब कई जगह इस तरीके से देखो, इसमें चयन समिति में या उसमें विधि मंत्री को ले रखा है। अरे यार, विधि मंत्री की अध्यक्षता में तो वो नाम सुझाते हैं 5 जनों के, चयन समिति में विधि मंत्री नहीं होता है, चयन समिति में पीएम होता है। एक उनके द्वारा कोई नॉमिनेट मंत्री होता है और एक विपक्ष के नेता होते हैं, ये 3 व्यक्ति होते हैं। फिर गलत पढ़ेंगे, गलत ही करे आएंगे। तो समझ में आया कौन कौन है, देखो 1+2। ये ज्ञानेश कुमार जी खुद भी पहले निर्वाचन आयुक्त थे, तो ये जैसे ही राजीव कुमार जी की जगह गए तो नयों को बिठाना पड़ा यहाँ पे इनकी जगह, एक तरीके से इनकी जगह मान लो। कौन है निर्वाचन आयुक्त, कौन बने, विवेक जोशी। कौन बने, विवेक जोशी। और ये कौन हो गए यहाँ पे, ज्ञानेश कुमार। कौन से नंबर के, 26वें नंबर। कितने साल एज होनी चाहिए, 6 या 65 तक। कितने तक, 6 या 65 तक। तो ये चीजें हमको अभी तक जो है हमने पढ़ी है। क्या अभी तक की पढ़ी हुई चीजें जो है सारी रिकॉल याद है क्या, बताओ कौन कौन सी 3 स्कीम थी, मन में सोचो, जो कौशल स्किल इंडिया कार्यक्रम में एकीकृत कर दी गई। सोच लिया, चलो। कौन सी विधानसभा के चुनाव, दिल्ली विधानसभा के। पिछली करंट अफेयर्स की क्लास ले रहा था तो मैंने कहा था कि भाई दिल्ली विधानसभा का चुनाव फिर लेटेस्ट टाइप में फरवरी में हुए हैं तो हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। दिल्ली विधानसभा में जैसे जम्मू में 70 थी, ऐसे दिल्ली विधानसभा में कितनी सीट्स, 70 सीट्स। बताओ मेरे को, सरकार किसकी बनी, कि बीजेपी की बनी, कितनी, 48 सीटें जीत करके आई। और आपकी कितनी सीटें हैं, 22। थोड़ी सीट्स याद रखना, पॉलिटी में भी पूछ सकता है, ठीक है। सीएम को कौन बनी, तो सीएम महिला सीएम बनी। कौन बनी है, महिला सीएम, रेखा गुप्ता, चौथी महिला सीएम है। कैसी है, चौथे नंबर की महिला सीएम है। मतलब पहले कौन कौन था, देखो एक तो सुषमा स्वराज थे, लिखा हुआ है कि इसमें नहीं है, एक तो जो है क्या, सुषमा स्वराज बनी दिल्ली की सीएम। एक शीला दीक्षित तो 2-3 बार रहे थे, शीला दीक्षित, प्रश्न आएगा नहीं, बता रहा हूं ऐसे। तीसरे नंबर पे कौन बनी थी, आतिशी खुद बनी थी, आतिशी मार लेना, जो अभी विपक्ष की क्या है, नेता है। कौन सी पार्टी की आतिशी मार लेना, आपकी है, ठीक है। और चौथे नंबर पे अब कौन आ गया बताओ मेरे को, रेखा गुप्ता आ गई। केजरीवाल को किसने हराया था, प्रवेश वर्मा ने। साहिब प्रवेश वर्मा ने जो है किसको हराया, केजरीवाल को हराया। स्पीकर जो है विजेंद्र गुप्ता, जो सीनियर लीडर है विजेंद्र गुप्ता, वो यहाँ के क्या है, स्पीकर है। सीधी सीधी बातें हैं, कोई समझाने की मेरे को लगता नहीं है, याद करने की बातें समझाने की होती है, जहां मैं देख ही रहा हूं, है ना। आगे देखो, टाइम वुमन ऑफ द ईयर, टाइम पत्रिका। कौन सी पत्रिका, बहुत चर्चित पत्रिका है, टाइम नहीं है, नहीं तो इसके बारे में बहुत बातें करते हैं अपन, गांधी जी की, इनकी स्टोरियां। तो कौन सी पत्रिका, टाइम पत्रिका। इसने नामित किया है किसके रूप में, देखो वुमन, वुमन का मतलब महिला,
टाइम पत्रिका ने जो है 2024 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया था बताओ मेरे को? डोनाल्ड ट्रम्प को दिया था टाइम पूरा पर्सन ऑफ द ईयर। अब नामित किया, नॉमिनेट किया, अभी दिया नहीं है, ध्यान रख लेना, नॉमिनेट हुई है अभी। कौन है? पूर्णिमा देवी बर्मन। कौन हुई है? पूर्णिमा देवी बर्मन। ये पूर्णिमा देवी बर्मन जो है कहां की है? असम की है। कहां की है? असम की है। और ये जो एक पक्षी है लुप्त प्राय लगभग हो रहा है, हरगिला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये हरगिला, नहीं दिख रहा होगा शायद। हरगिला जो पक्षी है, कौन सा पक्षी? हरगिला, हरगिला जो लुप्त प्राय पक्षी है, उस पक्षी के मतलब क्या रक्षा के लिए ये जानी जाती है। कौन जानी जाती है बताओ मेरे को? पूर्णिमा देवी वर्मन। अब पीछे की क्लासेस में हमने बीबीसी ने जो है, किसने? बीबीसी ने जो है क्या किया था, मतलब कि शक्तिशाली महिलाओं की या जो है इस तरीके से सूची दी थी। तीन सूची थी, उसमें 3 महिलाएं थी। जिसको याद है वो तो सही रिवीजन करता है, जिसको नहीं है उसको जो है दिक्कत ही है। एक तो कौन कौन थी बताओ मेरे को? एक तो पूजा शर्मा थी, एक तो कौन थी? पूजा शर्मा थी। एक कौन थी? विनेश फोगाट थी। एक कौन थी? विनेश फोगाट थी। और एक कौन थी? एक थी ये अरुणा रॉय, हमारे अजमेर में बहुत कार्य क्षेत्र रहा इनका, अरुणा रॉय। ये चीजें हमने पीछे पढ़ रखी है, इसको समझाने की मेरे को लगता नहीं है कि जगह अभी मतलब जरूरत है। अभी थोड़े आगे कहीं पढ़ेंगे अपन। फोर्ब्स ने एक सूची जारी की है जो पत्रिका है, जिसमें सबसे अमीर महिला जो है जिंदल स्टील्स, नाम सुना होगा, उसकी मालिक सावित्री जिंदल, हिसार वगैरह की है, हरियाणा साइड की, नवीन जिंदल है। तो सावित्री जिंदल सबसे अमीर महिला है इंडिया की। कौन है? सावित्री जिंदल। बीबीसी ने किया। ये तीनों किस क्षेत्र में है सब मैंने समझा रखा है। विनेश फोगाट, अरुणा रॉय और पूजा शर्मा। पूजा शर्मा ही है, पूजा शर्मा, इसको बीबीसी ने दिया। टाइम ने जो है वुमन पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया? पूर्णिमा देवी वर्मन को नॉमिनेट किया है। क्या किया है? कौन से पक्षी के लिए? वो हरगिला पक्षी के लिए। आगे देखो, सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन एक कॉन्क्लेव पढ़ के आए, हाइड्रोजन वाली। ये है सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव। सोल का मतलब देखो SOUL, SOUL, इसको लिखा है इसने क्या? सोल। क्या लिखा है? सोल। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है स्कूल ऑफ अल्टीमेट, अल्टीमेट यहां अल्टीमेट लीडरशिप। अब देखो ये भी स्कूलें बनने लग गई भैया, लीडरशिप सिखाने की, भविष्य के नेता तैयार करने की। नेता किसको बोलते हैं? नेतृत्व हमारे सिलेबस में है। किसमें है? हमारे सिलेबस में है, मैनेजमेंट वाले पोर्शन में। नेता किसको कहते हैं? जिसमें नेता की डेफिनेशन भी जो पढ़ते हैं ना, तो नेता की डेफिनेशन ही होती है जो दूसरों को क्या करने की क्षमता रखता हो? प्रभावित करने की क्षमता रखते हो। दैट इज लीडर, जो लीड करने की क्षमता रखता हो। चेस्टर बर्नार्ड अगर नहीं पढ़ा तो हमने जो है नेतृत्व में कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि चेस्टर बर्नार्ड ही जो है एक तरीके से लीडरशिप पे बहुत रिसर्च की है उसने, है ना। तो स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, स्कूल ऑफ क्या? अल्टीमेट लीडरशिप। अब मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है कि यार अब जो नए पीढ़ी के जो है नेता, उनमें नेताओं के गुण वगैरह के लिए, तो इसमें जो है एक पूरी की पूरी गिफ्ट सिटी, मतलब अहम ये यहाँ पे गुजरात में जो है बनेगी पूरी की पूरी गिफ्ट सिटी के पास में, जिसमें ये क्या करेंगे? मतलब कि लीडरशिप के जो है लीडरशिप डेवलप करने के गुण विकसित होंगे, उसमें सिखाएंगे, भविष्य के नेता तैयार करेंगे। क्या करेंगे? भविष्य के नेता तैयार करेंगे। तो इसकी एक कॉन्क्लेव हुई है। क्या हुई है इसकी? कॉन्क्लेव। कहां पे हुई कॉन्क्लेव? भारत मंडपम में। कहां पे हुई है? भारत मंडप। मैंने क्या कहा था, कुछ भी ऐसे बड़ा आयोजन होता है तो कहां पे होता है? भारत मंडपम में होता है। और जैसे भारत मंडपम में क्या किया था? अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोजन का सम्मेलन करवाया था हमने। यूनेस्को का कुछ होता है तो वो भी भारत मंडप में। ये फिर आ गया एक कि सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव। सोल का मतलब स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, लीडरशिप डेवलप करने की, ताकि ये भविष्य के नए नेताओं को क्या करेगी? तैयार करेगी। किसके लिए करेगी? विकसित भारत के लिए। किसके लिए करेगी? विकसित भारत के लिए करेगी। ये चीजें हैं। आगे देखो, एआई पर वैश्विक शिखर सम्मेलन। एआई तो जानते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे विश्व में जो है चर्चा का
जो है केंद्र बना हुआ है। क्या एआई पे हम कुछ पढ़ के आए हैं क्या? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई का बता दो देखिए कहां पे बन रहा है। एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बन रहा है? जोधपुर आईआईटी कैंपस में। ब्लॉकचेन का कहां बनाया था? जयपुर में बनाया था। नहीं पढ़ा तो पीछे की क्लासेस गड़बड़ है भैया मामला। और इस तरीके के क्वेश्चन देखो साइंस एंड टेक में रिसेंट डेवलपमेंट्स हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसेंट डेवलपमेंट्स, ये हमको आना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय इंडिया के, लेकिन ये वैश्विक घटना है। मोदी जी गए हैं, ये मत कहना सुभद्रा योजना की तरह की यार वो क्यों बढ़ा दी, वो तो ओडिशा की योजना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना हो गई कि यार इंडिया का पीएम जा रहा है वहां पे। तो आयोजन इसका कहां पे हुआ? पेरिस में। इंडिया ने इसकी सह अध्यक्षता की है। भारत और क्या फ्रांस संयुक्त रूप से जो है, इंडिया एक तरीके से सह अध्यक्षता थी। ठीक है, फ्रांस ने क्या किया? कहां पे आयोजित हुई ये बताओ मेरे को। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। किससे संबंधित सम्मेलन है? एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अब लोग कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन के कि यार इन्वेस्ट एआई, एआई में आप इन्वेस्ट करो, तो उसने एक पहल लॉन्च कर दी यूरोपीय संघ ने। ईयू की अध्यक्ष जो है उर्सुला वॉन डेर लेयन ने जो एक पहल शुरू की, जिसका नाम क्या है? ये लिखा हुआ है इन्वेस्ट एआई। क्या लिखा हुआ है ये? इन्वेस्ट एआई। कि एआई में आप क्या करो? इन्वेस्ट करो। ईयू के अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने। और एक गठबंधन बनाया है, गठबंधन सरकार होती है ना, वैसे ही गठबंधन बनाया है फ्रांस के नेतृत्व में सतत एआई के लिए, कि भाई एआई को एक कंटिन्यूएशन के रूप में रखने के लिए। आने वाला फ्यूचर भी किसका है? एआई का है। जो एआई में देश जितना आगे जाएगा वो जो है लीड करेगा। और चाइना और अमेरिका में देखो, अब अमेरिका ने फोकस ही उस पे एआई पे हो गया उसका पूरा। तो आयोजन कहां पे हुआ? पेरिस में हुआ। भारत और फ्रांस से संबंध, दोनों ने अध्यक्षता करी। भारत से अध्यक्षता शायद फ्रांस के नेतृत्व में। फ्रांस ने तो क्या किया? सतत एआई का गठबंधन बनाया। और इन्वेस्ट एआई की पहल जो है लॉन्च किसने की? ईयू की अध्यक्षता। ईयू की अध्यक्षा कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। आगे देखो, दवा आपके द्वार। किसके द्वार? आपके द्वार। नाम याद रहना चाहिए आपको, खुद को समझ में आ जाएगा क्या है इसका। दवा आपके द्वार कहीं योजनाओं में जो है दे देवे अपन को। दवा आपके द्वार यानी जो दवाएं हैं वो घर पे भेजेंगे। किनके लिए भेजेंगे? हट्टे कट्टों के लिए या बुजुर्गों के लिए? बुजुर्गों के लिए। तो 60 वर्ष से, बुजुर्ग किसको कहते हैं? 60 वर्ष से ज्यादा साल का हो गया, तो 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को जो है घर बैठे दवा पहुंचाई जाएगी। ये बजट में घोषणा हुई। किसमें हुई थी? बजट में हुई थी। और अब इसकी योजना का नाम लिख दिया। अब बुजुर्गों के लिए देखो सरकार क्या करती है, थोड़ा बहुत हमको पता रहना चाहिए। वार्ड बना रही है, ये भी बजट में घोषणा हुई है। रामाश्रय, अब नाम दे देगा रामाश्रय, हमको पता ही नहीं चलेगा रामाश्रय होता क्या है। राम जी का आश्रय ले लिया भैया। किसका? राम जी का आश्रय। यानी संभाग लेवल पे जो है बनेंगे ये बुजुर्गों को रहने करने के लिए। किसके लिए? बुजुर्गों के रहने के लिए, हमको पता होना चाहिए। और सरकार क्या कर रही है? 70 प्लस के जो भी बुजुर्ग है ना, कितने के? 70 प्लस के, उनका बिल्कुल इलाज निशुल्क किया जाएगा आयुष्मान भारत योजना में। किसमें? आयुष्मान भारत योजना में जो है 70 वर्ष के बुजुर्गों का निशुल्क इलाज। रामाश्रय वार्ड, ये भी किस पे? संभाग लेवल पे बन रहे हैं। और नई स्कीम याद कर लिया, दवा आपके द्वार। दवा आपके द्वार किससे संबंधित है? बुजुर्गों से संबंधित ये चल रही है। ठीक है, आगे देखो हेल्थ। फिर देखो ये मिशन लीवर स्माइल। लीवर स्माइल यानी लीवर जो है, कईयों के जो है समस्या होती है। कोविड के बाद बहुत ज्यादा जो ड्रग्स मतलब जो ये दवाइयां वगैरह दी, उससे लीवर, फैटी लीवर होने लग गए। फैटी लीवर यानी फैट हो गई, उसमें वसा की मात्रा बढ़ गई, तो फैटी लीवर से संबंधित है। तो मिशन लीवर स्माइल किससे संबंधित है? फैटी लीवर से। किससे संबंधित? फैटी लीवर से। कहां पे खोले जाएंगे क्लिनिक? भाई क्लिनिक खोल रहे हैं तो कहां पे? राज्य के सभी जिला अस्पतालों में खोले जाएंगे। और राजस्थान देश का ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बन गया? फर्स्ट राज्य बन गया जो देश के सभी स्थानों पर क्या खोले, मतलब जिले के सभी, मतलब जो जिले हैं सारे जिलों में ये खोलेगा मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक। क्या? मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोलेगा। लीवर से संबंधित है, थोड़ी बहुत बातें याद रख लेना, देश का पहला है ना, इस तरीके से। आगे देखो, ये घुटने उठने दर्द होते हैं ना किसी के, मतलब चर्म रोग हो जाते हैं, तो उसका आयुर्वेद में देखो अंतरराष्ट्रीय पंचकर्म सेंटर, अंतरराष्ट्रीय, जो राजस्थान का ये पहला ही है शायद, हाँ, तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का,
किसका? इंटरनेशनल लेवल का। किससे संबंधित? पंचकर्म जो है, मतलब घुटने दर्द, ऐसे 5-6 चीजें, 4-5 चीजें होती है ना, चर्म रोग वाला, इस तरीके से है ना। हमको क्या करना, थोड़ा सा पता रहना चाहिए ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ पे है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में ये बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? पंचकर्म सेंटर। हमको क्यों याद रहना? हेल्थ से संबंधित बात हो गई। किससे संबंधित बात हो गई? हेल्थ से संबंधित जो है ये बात हो गई। ये आयुर्वेद यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रही है? पिछले बजट में थी, है ना, अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। तो ये चीजें हमको, मायवा में क्या था? कॉलेज बन रहा था। ये चीजें पड़ी हुई है यार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जोधपुर में, राज्य का ये कौन से नंबर का है? पहले नंबर का है, जहां पे अंतरराष्ट्रीय लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का पंचकर्म सेंटर बनेगा। कौन सा बनेगा? क्या बनेगा? पंचकर्म सेंटर बनेगा। किठाना गांव। कौन सा गांव? किठाना गांव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे सिलेबस में, अलग से लिखा हुआ है हाइजीन। क्या है? हाइजीन। अब किठाना में, झुंझुनू वाले किठाना में कहीं पे भी रोड पे, सड़क पे, नालियों में कहीं पे भी प्लास्टिक कचरा वचरा नहीं दिखेगा। तो ये बन गया एक मॉडल गांव। जैसे हमने पीछे की किसी क्लास में आदर्श शोर गांव, मॉडल गांव पढ़ा था, जिले में बनाया जाएगा, ऐसे ये स्वच्छता से जो है मॉडल गांव बन गया। जगदीप धनखड़ जी का गांव है, उपराष्ट्रपति साहब का गांव है। किसका गांव है ये? उपराष्ट्रपति साहब का जो है ये गांव है। ठीक है। कहां पे? झुंझुनू में स्वच्छ भारत मिशन के तहत मॉडल गांव बन गया। नाम याद रख लेना। उंडवा। क्या नाम है? उंडवा। तो उंडवा जो है कोटा में, बालिका सैनिक स्कूल यहाँ पे क्या जो है स्थापित किया जाएगा, सैनिक स्कूल। अब सैनिक स्कूल चित्तौड़ में भी है, वो तो नॉर्मली बॉयज के लिए है ना। अलवर में भी है, और झुंझुनू में भी खुला है, झुंझुनू वगैरह में। और अब बालिका जो सैनिक स्कूल्स खुल रहे हैं, जयपुर में भी खुला है। पीछे की क्लासेस में हमने पढ़ा। बालिका का थोड़ा याद रख लो कि पहला जो है ना, जोधपुर में थबूकड़ा, अभी जनवरी के करंट पढ़ेंगे ना हम, उसमें देखेंगे थबूकड़ा जगह है। कहां पे? जोधपुर में। वहां पहला बालिका स्कूल खुला। बालिका स्कूल नहीं, बालिका सैनिक स्कूल। क्या? बालिका सैनिक स्कूल। और उंडवा में क्या हुआ भाई? उंडवा में भी अब जो है क्या खुल रहा है? बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएगा। पहला कहां पे? बालिका सैनिक स्कूल थबूकड़ा में। थबूकड़ा कहां पे है? जोधपुर में। थबूकड़ा कहां पे है? जोधपुर में। ठीक है। तो ये चीजें हमको दोनों पता रहनी। किठाना गांव हाइजीन से संबंधित है, उंडवा बालिका सैनिक स्कूल से। ऐसी चीजें तो आप खुद भी याद कर लेते हो, है ना। इंटरनेशनल बिग केट। बिग केट यानी बड़ी जो है केट, बड़ी केट यानी ये केट किसको बोलते हैं? बिल्ली को। तो बड़ी केट ऐसी इंडिया ने जो है पहल लॉन्च की है। जब हमको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है बताओ मेरे को? 1973 का, भारतीय है ना। तो टाइगर प्रोजेक्ट, तो टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर कब का है? 1973 का है। अब 1973 में जो है कितने साल जोड़ दो कि 50 हो गए ना। 50। तो इसकी 50वीं वर्षगांठ पे, 50 ही हुए ना, देख लेना। 50वीं वर्षगांठ पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक अलायंस बनाया इंटरनेशनल लेवल का, पूरे विश्व से संबंधित, जिसमें अभी तक जो है कितने राष्ट्र सम्मिलित हो गए? 27 राष्ट्र इस अलायंस के जो है सदस्य बन चुके हैं। किसने किया? भारत ने किया। याद हो जाएगा, 2023 का है। अब ये न्यूज हम क्यों पढ़ रहे हैं यार 23 में? अब हुआ क्या है देखो, ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये अलायंस अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन और अंतरराष्ट्रीय कानून इकाई के रूप में बन गया है। मतलब कि इसको लीगल स्टेटस मिल गया। कैसा स्टेटस मिल गया? लीगल स्टेट बन गया, मिल गया। और इंटर गवर्नमेंटल जो ये बन गया, जैसे ये IUPCC इस टाइप के होते हैं ना, IUCN वगैरह, उस टाइप से अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में ये प्रभावी हो गया। और इसको क्या मिल गया? लीगल स्टेटस मिल गया। अब ये 7 जो बिग केट प्रजातियां, उनका इसका क्या करना है? लक्ष्य संरक्षण करना। कितनी? 7 बिग केट। कितनी बिग केट? 7 बिग केट जो है उनका संरक्षण करना। 7 बिग केट कौन सी है? तो थोड़ा सा हमारे माइंड में रहना चाहिए, हल्का सा, कहीं इधर उधर चका सकता है। जैसे एक बार RS में जो है ये मोटे अनाज से संबंधित जो है ना, रागीर क्या क्या होते हैं उससे संबंधित दे दिया, नहीं होता है तो उठा करके दे दे। अभी करंट पेपर सेटर ऐसे ही चल रहा है। वैसे भी बाघ
एक बार पढ़ा हुआ रहेगा तो कर दें। तेंदुआ और हिम तेंदुआ दो है, देखो ये रहा तेंदुआ और हिम तेंदुआ ये, और दो, एक तो जगुआर गाड़ी वाला जगुआर है ना, और प्यूमा। देख लेना चित्र कैसा होता है जगुआर और प्यूमा। बाकी तो हम खुद ही कर देते रहे यार, बाघ होगा, शेर होगा और चीता होगा, है ना। बाघ चीता में क्या अंतर है, जगुआर और प्यूमा। आएगा नहीं तो, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा, ऐसी कितनी है 7 जो है केट प्रजातियां, इसको देखेंगे और, है ना। 7 क्या है केट प्रजातियां हैं, ये 7 याद रहनी चाहिए, 23 भी याद रहना चाहिए। इंटर गवर्नमेंटल जो है ये क्या बन गया है, एक इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, और इसको एक क्या मिल गया है, लीगल स्टेटस मिल गया है। क्या मिल गया, लीगल स्टेटस मिल गया। अब देखो वैश्विक लीड, लीड LEED, LEED, एल का मतलब लीडरशिप, वही अभी 16 में पढ़ा था ना, SOUL लीडरशिप। तो एल लीड किसमें, एनर्जी में। अब बताओ ये क्यों पढ़ा रहा हूं, ये हमारे अलग से टॉपिक है। एनर्जी एनवायरमेंटल में जो है, यानी पर्यावरण में कौन लीड लेता है, यानी जो बिल्डिंग्स बन रही है ना, इसका क्या है, ये लीड जो रैंकिंग आती है ना, ग्रीन बिल्डिंग, जैसे ये किसी ने बिल्डिंग बनाई, क्या बनाई, ये किसी ने बिल्डिंग बनाई। अब इस बिल्डिंग को बनाने में जो पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाया, कि एनर्जी के सोर्सेस कितने लिए हैं, इस हिसाब से जितना मिनिमाइज होता है, जितना कम यूज होता है भाई, पर्यावरण ज्यादा नुकसान नहीं होता है, तो उसको बेस्ड यूएस की एक ये रैंकिंग एजेंसी है जो रैंक देती है, यूएस खुद नहीं है इसमें, तीसरी रैंक जो है इंडिया को दी है वैश्विक लीड ग्रीन बिल्डिंग में। फुल फॉर्म भले याद करो कि नहीं करो, थोड़ी बहुत रैंकिंग याद कर लो, क्योंकि हमारे सिलेबस में थोड़ा बहुत रिन्यूएबल एनर्जी से ये इंटरलिंक होता है। क्या होता है, इंटरलिंक होता है। अगला देखो कौन सा प्रोजेक्ट, आज गड़बड़ हो गई ना, तो नक्शा प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट, नक्शा प्रोजेक्ट, नाम से ही पता चल रहा है नक्शा। नक्शा में क्या होगा, नक्शा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नक्शा। अब किसका नक्शा, ये ध्यान रख लेना, शब्द लिखा होगा शहरी, देखो ये रहा शहरी, जैसे स्वनिधि में शहरी होता है। गांव के नक्शे वक्शे बनाने के आपको पता होगा, डिजिटलाइज्ड जो है हमारे नक्शे बन गए, कहीं ज्यादातर स्टूडेंट अपने गांव के ही हैं, तो देखे किस किस को पता है, स्वामित्व योजना, रट रहे हैं बस उस योजना को। कौन सी योजना, स्वामित्व योजना। अब स्वामित्व योजना में क्या होता है, अपने जो गांव के जो खेत वगैरह है ना, उसका ड्रोन से नक्शा बन रहा है, किससे, ड्रोन से। अब 3 विभाग है इसमें, ये ड्रोन वाला सर्वेक्षण विभाग हो गया, एक राजस्व विभाग हो जाएगा, पटवारी वगैरह वाले ये, एक ग्राम सेवक जहां पट्टे वट्टे मिलते हैं, तो ये पंचायती राज। कौन सा विभाग, पंचायती राज। और कौन सा, सर्वेक्षण जो विभाग, ये सर्वेक्षण विभाग वाले का जो है क्या काम है, ड्रोन से सर्वे होगा। राजस्व विभाग भाई जमीन का काम है, तो जो पटवारी वगैरह इनका रोल तो रहना ही है ना। और एक कौन सा, पंचायती राज, एक कौन सा है, पंचायती राज। होता क्या है, मोटा मोटा ये कहीं मान लो नहीं पूछे, पता रहना चाहिए, स्वामित्व। स्वामित्व मतलब उस स्वामी है वो, क्या है वो, स्वामी। स्वामी किसका, जमीन का, किसका, जमीन का। कैसे, ऐसे ही बन जाएगा क्या, नहीं, उसको जो है एक तरीके से ये नक्शा बना करके देंगे ऑनलाइन डिजिटलाइज। मोटा मोटा आइडिया रहना चाहिए, अपन इसके कीवर्ड्स में टर्म्स में नहीं जा रहे, सीधा पूछ लेगा स्वामित्व योजना से संबंधित है, तो भाई नक्शे से संबंधित है ये। लेकिन नक्शे से तो संबंधित है, तो अभी नक्शा योजना पढ़ लिया, नक्शा योजना अलग है। ये जो पूरी योजना है ना, ये कौन से क्षेत्रों के लिए है बताओ मेरे को, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। कौन से क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों। शहरी बस्तियों के लिए कौन सी है, शहरी बस्तियों के लिए नक्शा योजना है। अगर ये दोनों चीजें क्लियर नहीं हुई ना, शहरी ग्रामीण, तो फिर पढ़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये नक्शा प्रोजेक्ट, ठीक है। राजस्थान के कितने शहरों में चल रहा है ये, 10 शहरों में। कितने शहरों में, 10 शहरों में। जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है रटने के, तो 10 शहर याद कर लेना, है ना। मैंने तो बस देख लिया कि यार मेरा जो पुष्कर शहर है ना, पुष्कर जो है इसमें है, कौन है, पुष्कर इसमें है। और मैं जहां पोस्टिंग प्लेस है उसके पास में जो है नाथद्वारा है, तो नाथद्वारा भी इसमें है। बाकी जिसके पास में जो है वो देखते जाना, अगर आपको इंटरेस्ट है तो, कि यार कौन कौन से शहरी बस्तियों का जो है अब इनका डिजिटलाइज भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा, ठीक है। शुरुआत कहां से हुई, कि मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में भी कहां से, कि रायसेन जिले से। कौन से जिले से, रायसेन जिले से। टेक्नोलॉजी से संबंधित भी है, बहुत चीजें इसमें इंटरलिंक हो रही है, पता रहना चाहिए।
स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, नक्शा योजना शहरी क्षेत्रों के लिए। स्वामित्व योजना काफी टाइम से चल रही है, शायद 2020 कोविड के उस आसपास से, ये अभी चलने लगी है, अभी चली है फरवरी में रायसेन से। 152 शहरों में जो है देश के में चली है। राजस्थान के कितने शहर है इसमें? 10 शहर। राजस्थान के कितने शहर? 10 शहर है। ये चीजें हमको क्या रहनी चाहिए? पता रहनी चाहिए। आगे देखो, सृजनम। क्या? सृजनम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीआईबी में अलग से जो है बहुत बड़ा लेख है इस पे, है ना। तो भारत का पहला स्वदेशी, अब देखो नाम से ही अपन तो वैसे क्या पीपीटी को पढ़े ऐसे समझते हैं। नाम क्या है बताओ मेरे को? सृजनम। नाम से सृजन कर रहा है भैया, क्या कर रहा है? सृजन। अब देखो किसका सृजन, इसमें शब्द पकड़े हुए रहने चाहिए, स्वदेशी, इंडाइजेनस। अब इंडिजिनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं तो बचपन से ये बोलता हूं, स्वदेशी। क्या? स्वदेशी। स्वचालित, ऑटोमेटेड, यानी पहली बात तो ये भारत का पहला है। अरे सर क्या है, तो वो तो अभी देख लेंगे क्या है, लेकिन ये नजर पड़ते हमको पता चल गया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चीज भारत का पहला है। और दूसरी बात स्वदेशी और है, और स्वचालित है। क्या है? स्वचालित है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट, नहीं दिख रहा तो उसको दिखाता हूं मैं, यहाँ पे लिखा हुआ, वो नहीं दिख रहा होगा शायद। ये आज पीपीटी मैंने खुद बनाई है, ये पूरी जितनी भी पीपीटी है ना पूरी मैंने खुद बनाई, इसलिए थोड़ी क्लास जो है लेट अपलोड हो रही है। ये टाइम जो जैव चिकित्सा तो होगा ना 6:30 हो, जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट, रिग, रिंग नहीं है, रिग, ट्रीटमेंट। जैव चिकित्सा किसको बोलते हैं? बायोमेडिकल। यार बायोमेडिकल क्या होता है बताओ? जैसे ब्लड अपने एक्स्ट्रा जो भी ब्लड वगैरह या जो भी चीजें हैं जो मेडिकल अपशिष्ट है, क्या जो भी मेडिकल अपशिष्ट है उसका ट्रीटमेंट करना, उसकी भी तो एक समस्या है सैनिटेशन की, कि मेडिकल से रिलेटेड ब्लड या जो भी है अपशिष्ट चीजें हैं मेडिकल से रिलेटेड, अब उनका ट्रीटमेंट करने के लिए भारत का पहला स्वदेशी एयर ऑटोमेटेड संचालित होगा। क्या होगा? ऑटोमेटेड। नाम याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सृजनम। क्या नाम है? सृजनम। ठीक है। पीआईबी की न्यूज है, कहां पे शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। क्या लिखा हुआ है? नई दिल्ली एम्स में शुरू हुआ है। ये बनाया किसने है? ये चीज भी हमको क्या रहना चाहिए? पता रहना चाहिए। एक तो CSIR, किसने? CSIR, और जो है NIIST जो है एक संस्थान है, राष्ट्रीय अंतः विषय विज्ञान, अंतः विषय विज्ञान यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। थोड़ा सा याद रख लो यार, हल्का सा, कि सृजनम को एक बार ऐसे दिमाग में बैठा हुआ रहेगा कि CISR और जो है एक अंतविषयक से संबंधित कोई संस्थान। अब वो इतनी मूर्खता नहीं करेगा कि यहाँ पे अंतविषयक लिख के कोई दूसरा लिख देगा, ऐसा कोई संस्थान होगा तो लिखेगा ना, ऐसे यहाँ थोड़ी घुमाया जा सकता है। तो इसने किया, क्या है? सृजनम है। बायोमेडिकल जितना भी है उसका क्या करेगा? वो ट्रीटमेंट करेगा। क्या करेगा? मतलब ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है। एम्स नई दिल्ली से जो है इसकी क्या हुई है? शुरुआत हुई है। सृजनम याद रहना चाहिए, सृजनम आते हैं हमारे दिमाग में रहना चाहिए, सैनिटेशन हाइजीन से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? हाइजीन से। मैंने बता दिया कौन तो इसको डेवलप किया है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है। ठीक है। आगे देखो, प्रकृति 2025 क्या है? प्रकृति 2025। अब नाम से ही पता चल रहा है प्रकृति यानी यार कोई एनवायरमेंट से संबंधित चीजें हैं। किससे संबंधित चीजें हैं? एनवायरमेंट से। ये सारे ऐसे सम्मेलन होते हैं ना, ये सारे जो है कहां पे होते हैं? दिल्ली में होते हैं ज्यादातर, क्यों? राजधानी दिल्ली है, देखो कहां पे हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। अभी वो पहले वाला सृजनम भी कहां शुरू किया? एम्स दिल्ली में किया। कहां पे किया? अब एम्स में ही क्यों किया यार? सर मेडिकल ट्रीटमेंट से संबंधित है, और सबसे बड़ा संस्थान ही कौन है? एम्स दिल्ली। कोई बीमार होता है, नेता वेता देखना कहां जाते हैं? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। दक्षता किसको बोलते हैं? एफिशिएंसी को। किसको बोलते हैं? एफिशिएंसी को। एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो, इसको EEB भी बोला जाता है। इसने इसका आयोजन करवाया है। क्या करवाया है? इसका आयोजन करवाया है।
किसका? प्रकृति का। किसका? प्रकृति। देखो कार्बन मार्केट जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे, आप इसमें अपन वो पढ़ेंगे ना ये साइंस में, जब देखेंगे कि भाई कार्बन ट्रेड क्या होता है, किस तरीके से विकसित राष्ट्रों के इनके थोड़ा बहुत मुद्दा चल रहा है, वो हल्का सा हम देखेंगे। आप इसको देख लो कि भाई जो कार्बन मार्केट है ना उससे संबंधित ये देश, मतलब पहली बार हुआ है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, तो पहली बार हुआ है और इंटरनेशनल लेवल का है, हमारे लिए ऑटोमेटिक इंपोर्टेंट हो गया। सीधा सीधा पूछ लेगा प्रकृति किससे संबंधित है, या निम्न में से कार्बन ट्रेडेड मतलब व्यापार से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ऐसे ऐसे जो है हमको देगा प्रकृति के साथ में हरियाली कुछ भी इस तरीके का, तो हमारे लिए जो है क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। तो सृजनम पढ़ा, क्या पढ़ा? सृजनम पढ़ा, वो बायोमेडिकल से संबंधित है, थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। प्रकृति पढ़ा, प्रकृति किससे संबंधित है बताओ मेरे को? प्रकृति संबंधित है कार्बन मार्केट से। किससे संबंधित है? कार्बन मार्केट से जो है संबंधित है। अब देखो बहुत सारी हमारे इंटरेस्टिंग चीजें अभी रही हुई है, बहुत सारी जो है हमारी क्या इंटरेस्टिंग जो चीजें है ना वो रही हुई है, इनको हम जो है अगले क्लास में करेंगे। देखो इस तरीके की, जैसे VSHORADS ये लास्ट है, तो मतलब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अब ऐसी न्यूज देखते हैं हम इससे घबराते हैं, जबकि देखो मेन पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। ये इन चीजों को हम अच्छे से नेक्स्ट क्लास में जो है क्या करेंगे? देखेंगे। और दूसरी बात वापस मैं बता दूं कि जो ये करंट अफेयर्स की क्लास है, इस करंट अफेयर्स की क्लास की PDF नीचे मैंने लिंक दिया है। PDF कहाँ पे? नीचे जो लिंक दिया है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी की क्लासेस हमारी लगभग एंड स्टेज में, उसके बाद हम साइंस को फिर से जो है शुरू करेंगे और बहुत अच्छे से। जैसे ही हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट होगी, अब 2 क्लास केमिस्ट्री की होगी, उसके बाद हम वो जो टॉपिक है सतत विकास वाले, जैव विविधता वाले, उस टाइप के, उनको अच्छे से करेंगे, फिर बायोलॉजी सेक्शन में आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू। उम्मीद है कि आप भी इसी अप्रोच से खुद भी मतलब कि वैसे तो करंट अफेयर्स की तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। इस डायनेमिक सब्जेक्ट में कंटेंट बहुत है, मार्केट में क्वेश्चन भी सबके आएंगे, ये भी मैं दावे से कह रहा हूं कि जो भी पढ़ा रहे हैं सब जगह से प्रश्न आएंगे। बात है तो ये है कि हमें कितना याद रहता है, और याद तभी रहेगा जब हमारा कंटेंट जो है एक रेलिवेंट अप्रोच के साथ हो, एक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ हो, जब भी हम जो है उन चीजों को क्या कर पाएंगे? याद रख पाएंगे। बाकी जो है अगर कोई मैगजीन भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको अप्रोच डेवलप हो गई है, आपको चीजों को कौशल विकास, हेल्थ एंड हाइजीन, इस तरीके की रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरीके की अगर आपको अप्रोच डेवलप हो गई है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं? अच्छे से कोई भी मैगजीन पढ़ सकते हैं। मैं जानबूझ करके रिन्यूएबल एनर्जी 8-10 पॉइंट जानबूझ करके इसलिए नहीं लाता हूं ताकि आप में एक हैबिट डेवलप हो चीजों को समझने की। किसकी? चीजों को समझने की। बाकी तो जो है एक साथ लाने में क्या है, लेकिन दैट इज वो बहुत ज्यादा हार्श हो जाएगा हमारे लिए, बहुत ज्यादा जो है एक इरिटेटिंग टाइप हो जाएगा। खेल ही खेल पढ़ने में यार एक साथ मान लो तो कितना इरिटेटिंग टाइप लगेगा। खेल तो इस तरीके के, तो उनको बीच बीच में करना है। पीछे की क्लासेस में मैंने ऐसे किया, अब भी जो है इसी अप्रोच के साथ हम चलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।